तो चित्त वृत्ति का मतलब समझ लीजिए कि किस जनता का मिजाज कैसा है। आप खुद बताइए, पंजाब के लोगों का जो मिजाज है और जो उड़ीसा के लोगों का मिजाज है, एक जैसा है अलग अलग है? पंजाब के आदमी को ना कितनी मेहनत करवा लो उससे, उद्यम कितना भी करवा लो, वो रिस्क लेने को हमेशा तैयार बैठा हुआ है। पूरे भारत में उद्यमी कौम जो है ना, वो केवल दो कौमें हैं उद्यमी, एक मारवाड़ी और एक सिख। उद्यम का जो साहस है इन दोनों कौमों के पास इतना गजब का है, कोई दूसरी कौम टिक नहीं सकती इनके सामने। सिख लोग पता नहीं क्या खाते हैं, कैसे इतना उद्यम की हिम्मत ले आते हैं। अब अंडमान निकोबार जाएंगे, वहां भी ढाबा मिल जाएगा आपको सिखों का। आप पूछेंगे भाई यहाँ कैसे पहुंचे, बोले बस पता था कि आप पहुंचने वाले हैं इसलिए आ गए। पूरे टापू पे अकेला सिख है, कोई समाज नहीं है उसका, लेकिन वो मस्त है एकदम। तो मजाक चल पड़ा कि अमेरिका ने कहा नील आर्मस्ट्रांग से कि जाओ चंद्रमा झंडा गाड़ के अमेरिका का। वो गया, बड़ी मुश्किल से चढ़ा उसके ऊपर, झंडा गाड़ा, ठंडी सांस ली, फिर पीछे देखा, लिखा था काके दा ढाबा। आओ प्राजी आओ आओ, आलू दे पराठे, लस्सी। सिख समुदाय उद्यमी समुदाय है। इससे ऐसा सिख जो मुर्गा ना खाता हो और शराब न पीता हो और 18 साल का हो गया हो और पुरुष हो, मिलना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, एक आध हो सकता है, मिलना मुश्किल है। हाँ, सिगरेट नहीं पीते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो ठीक नहीं है। तो उनको क्या चाहिए, दिन भर मेहनत करवा लो कितनी भी, शाम होते ही आज का लंच खराब हो जाएगा टंगड़ी का नाम सुन के। तो हाँ, शाकाहारियों के तो जी मिचलाने लगता है सब सुन के कि अरे यार, अच्छा मांसाहारी है, मुंह में पानी आ रहा है, अच्छा अच्छा, मुझे लगा इसका उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, ये चित्त वृत्ति है, जनता की चित्त वृत्ति है, एक समय एक स्थान में। इसलिए भारत का लगभग सारा इंडी पॉप जो है वो पंजाबी में ही आता है, गुजरात में नहीं आ रहा है। गुजरात की कुड़ी भी पंजाबी में ही दिल ले जाती है, दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी। देखिए, पंजाब के लोग अंतरराज्यीय संबंध कायम करने में लगे हुए हैं, लेकिन भाषा पंजाबी ही रखते हैं उसकी। और पंजाबी में जितने गीत आते हैं मौज मस्ती के, उतने मतलब बाकी सब भारतीय भाषाओं में मिला के भी उतने नहीं आते, अकेले पंजाबी में, क्योंकि पंजाबी कौम की बात ही अलग है। और आपको जान के खुशी होगी कि राष्ट्रपति महोदय पंजाबी कौन से हैं हमारे राष्ट्रपति जी। देखिए मैंने कितनी तारीफ कर दी, कहाँ गए, हाँ कितनी तारीफ कर दी आपकी कौम की, कितनी तारीफ कर देती है ਤੁਹਾਡੀ कौम दी। ए देखो तुसी, ठीक है, होगी साड़ी तसल्ली, वधिया वधिया, तुसी खुश रहो बस, साडा की है। मैं जिस इलाके से वहां पंजाबी खूब चलती है, तो मुझे भी, हम बात करते हैं पंजाबी में कई बार आपस में। ऐसे ही हर कौम का एक मिजाज होता है, और कौम के मिजाज को शुक्ल जी कह रहे हैं जनता की चित्त वृत्ति। बुझा रहे हैं यहां तक आप लोगों को, बुझा रहा है प्रतिभा जी, ठीक है चलिए। तो जनता की चित्त वृत्ति यानी कौम का मिजाज और संचित प्रतिबिंब, क्योंकि जनता की चित्त वृत्तियां बदलती भी रहती हैं, कुछ पहले से चली आ रही है, कुछ नहीं हो गई है। कुल मिला के उनका टोटलिटी में जो एक कुमुलेटिव स्कोर है, समझ लीजिए कि वो है जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। साहित्य क्या है, साहित्य में जनता की चित्त वृत्तियां संचित रूप से प्रतिबिंबित होती हैं, यानी किसी देश की कौम का जैसा मिजाज होगा वैसा ही मिजाज वहां के साहित्य का होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये पहली बात समझ में आ गई। तो मैं ऐसा करता हूं, तो ये जो सामुदायिक प्रवृत्ति है, अच्छा ये कोरा मजाक है या सच में आमतौर पर एक समुदाय के बच्चे में टेंडेंसी ज्यादा होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि उस समुदाय में ऐसी परवरिश है, ऐसे मूल्य हैं, ऐसा सिखाया जाता है। इसलिए महोबा का जो बच्चा होगा वो कुर्सी पे नहीं मरेगा, खटिया पे नहीं मरेगा। वो रन खेतन में ही मरेगा, क्यों भाई, है ना यार, कुर्सी पे मरने की चीज है कुर्सी। यूपीएससी ने सवाल पूछा, 99% लोग
मरते समय पलंग पर लेटे होते हैं, अतः पलंग पर लेटना खतरनाक है। इस कथन पर विचार करें। बहुत पहले 15-20 साल पहले, जब मतलब सीसेट वीसेट से पहले की बात है, स्टैटिस्टिक्स मेंस में होता था, उसमें एक सवाल पूछा गया, स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स की व्याख्या कि आप कैसे करते हैं। कि पाया गया है कि 99% लोग अपनी मृत्यु के समय पलंग पे लेटे हुए थे। मृत्यु के बाद तो लेट ही जाते हैं, मृत्यु के समय लेटे हुए, मतलब जब मरे उस समय लेटे हुए थे। इससे सिद्ध होता है कि पलंग पर लेटना स्वास्थ्य के लिए घातक है। इस कथन पर विचार करें। तो इस स्टैटिस्टिक्स सही निष्कर्ष पे जा रही है या अवैध निष्कर्ष पे जा रही है? एकदम अवैध निष्कर्ष है। कई बार ऐसे निष्कर्ष निकलते हैं। जो आदमी सिविल सर्वेंट बनता है तो उसको ये लगता है कि मैं सबसे ज्यादा एबल हूँ, इतने लाख लोगों को हरा के मैं आईएएस बना, और जिनको मैंने हराया उन्होंने शुरू कर दिया अपना रेस्टोरेंट, उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। आफ्टर 5 ईयर्स वो देखते हैं कि मेरी मंथली सैलरी है 1,20,000 रुपए प्लस फैसिलिटीज जिनको वो काउंट नहीं करता है, और उससे पूछता है और भाई तुम्हारा तो नहीं हो पाया था आईएएस में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्या कर रहे हो आजकल? उसने कहा भैया अपना रेस्टोरेंट चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, कितना कमा लेते हो? तो भैया 12-15 लाख महीने का हो जाता है। अब तक ये दया के भाव से पूछ रहा था, इससे अगला सेंटेंस होने वाला था, प्लीज लेट मी नो इफ आई कैन डू समथिंग फॉर यू। पर फ्रॉम 12 से 15 लाख पर मंथ। अच्छा, अब इसकी आवाज चेंज हो गई, अच्छा ऐसे, पहले तो अच्छा 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 पहले ही चल रहा था, अब इसके मन में रहा इससे मांग लूं पैसे, थोड़े से उधार मांग लूं। फिर उसने पूछा और भैया आगे क्या करने वाले हो? बस यार मैं तो डीसी बन गया हूँ, डीएम बन गया हूँ, 5 साल तक डीएम रहूंगा, उसके बाद फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी बन के आऊंगा सेंटर में शायद। तुम क्या सोच रहे हो? भैया एक रेस्टोरेंट हो गया है, 3 और शुरू कर रहा हूँ। एक न्यूयॉर्क में बात चल रही है, वहां पे शुरू करने वाला हूँ, एक पेरिस में करने वाला हूँ, ग्लोबल चेन शुरू करने वाला हूँ, फिर इसका आईपीओ लेके आऊंगा, और उम्मीद है कि 1 बिलियन की वैल्यूएशन 7-8 साल में हो जाएगी। जब आप डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे ना तो मेरा 1 बिलियन का हो जाएगा उस समय तक। अच्छा, अब इसकी रानी मर गई बेचारे की, अब इसको ये फील हो रहा है। और सबसे घातक क्या है, जिस दिन आप नौकरी से रिटायर होंगे, ठन ठन गोपाल, पीएफ है, थोड़े पैसे हैं, सेविंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट यू हैव नो रिसोर्सेज to be transferred to your children. They have to start again from the scratch. And if you are in the business, whatever you have done throughout your life, that becomes the starting point of your kids. ये आदमी जब 60 का होगा अपने बच्चे से कहेगा, ले बेटा $1 बिलियन कमाया है, खेल कर, स्टार्ट अपना उद्यम कर, बिजनेस स्टार्ट कर। वो कह रहे बेटा नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, एग्जाम की तैयारी करो बेटा, जो किताब मैंने पढ़ी थी संभाल के रखी है, अब तुम पढ़ो। आई विल मेक शॉर्ट नोट्स फॉर यू, आई विल प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर यू, एंड लेट अस स्टार्ट अगेन। तो सरकारी नौकरी वाले को, सिविल सर्वेंट को बहुत क्राइसिस झेलना पड़ता है, because he has a belief that he is the most able person of the society, which is a misbelief basically, but he has this belief. And then when he sees others earning so huge amounts of money and he is earning just a salary, उसके बाद उसका दिमाग चलता है कि अच्छा अब दिखाता हूं, पहले यहां निशाना लगाता हूं। फिर वो फिर फोन कर 2 दिन बाद, तेरी शादी हो गई? कह रहे भैया शादी नहीं हो पा रही, रेस्टोरेंट तो बढ़िया चल रहा है। लड़की वाले बोलते हैं ना, समोसा बनाने वाले शादी नहीं करेंगे। और आपकी भैया? अब इसको लग रहा है अब मेरी बारी आई है। कह रहे यार ऑफर आया था 100 करोड़ का, मेरा मन नहीं हुआ, मैंने 125 की डिमांड रखी है, 125 में कोई आएगा तो सोचूंगा, अभी रुकते हैं, अभी लोहा गर्म हो रहा है। देख, ऐसे बात नहीं चल रही है, खून खराबा चल रहा है, एक दूसरे को डिप्रेशन में डालने की कोशिश चल रही है बेसिकली। और अच्छे दोस्त एक लेवल के बाद यही करते हैं। चलिए, सोशल फैक्टर क्या है? वो सोशल एक्सेप्टेंस है, और ट्रेडिशंस भी ऐसे हैं, और मनी बन गया सेंट्रल स्टेटस। जिस सोसाइटी में मनी सेंट्रल स्टेटस हो, हम जनरली एक वर्ड यूज करते हैं, कंज्यूमर सोसाइटी। स्टार्टअप शुरू करना बहुत ईजी होता है, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि जब लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग इतनी क्यूट प्लानिंग करते हैं, इतनी क्यूट प्लानिंग करते हैं लोग, देख के मजा आ जाता है। जैसे आईएएस में भी आप प्लानिंग करते होंगे, जीएस 450, ऑप्शनल 300, एसए 150, 750, 900, अरे 900 हो गया, इंटरव्यू 200, 1100, अरे फिर देखा लास्ट ईयर का टॉपर देखा, अरे मेरे तो सेकंड रैंक आ रहा है, अरे इट्स सो सिंपल, इतना प्यारा। ये जो प्यारी प्यारी कल्पनाएं होती हैं, एंड देन यू मेक ए शेड्यूल स्टार्टिंग एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड एंडिंग एट 12 o'clock इन द नाइट। इसको बोलते हैं क्यूट प्लानिंग। जो हाँ मतलब गोलू हिंदी बोल देते हैं, इंग्लिश में क्यूट बोल देते हैं। क्यूट और गोलू इक्विवेलेंट हैं, है ना, वो भाषा का अंतर है, कंसेप्ट एक ही है ना। तो जब कोई इंग्लिश में प्लानिंग करता है क्यूट बोल दीजिए, हिंदी में गोलू बोल दीजिए उसको, ठीक है। ये क्यूट। ऐसे बिजनेस के जो लोग आते हैं, मैनी यंगस्टर्स फ्रॉम माय फैमिली और फ्रॉम अदर फैमिलीज, दे समटाइम्स कम टू मी टू डिस्कस देयर स्टार्टअप प्लान। वो मुझे शार्क टैंक समझते हैं छोटा मोटा, कि इससे जाके बात कर लेते, जबकि मुझे बहुत कम समझ है, पर अब कोई आए तो मना कैसे करे। इतनी क्यूट प्लानिंग होती है उनकी, मजा आया था देख के। बोलते हैं देखिए ऐसे ऐसे होगा। एक हमारे फ्रेंड ने करीब 7 साल पहले इसी फील्ड में एंट्री की। ही टीचेस, he has his own institute, तो वो आया, he wanted me to guide him, I guided him, पर प्लानिंग बड़ी क्यूट थी। उसके हिसाब से 6 महीने होते होते वो मतलब प्रॉफिटेबल वेंचर हो जाएगा उसका, और बस 1 साल के बाद तो घर भी खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही नहीं थी उसकी। इट टुक 7 years टू रीच एट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब है कि जितना खर्चा हो रहा है उतना रेवेन्यू आ रहा है, और पीछे की उधारें अभी नहीं चुकी हैं। एंड टू माय अंडरस्टैंडिंग ही विल टेक 2 to 3 more years to return all the borrowings. In the 10th year, for the first time, he will most likely see the profit. And this person left his job, government job, to get into a startup. But now he is happy. I met him recently. He is happy that finally he is able to reach the break even. Now he says, I was not able to understand how difficult it is to get into business. What kind of difficulties come when you get really into business? Thinking is different thing. When you are in the business, then you have to face a lot of harsh realities. अब ये तो बच गया। I know several people जो बचे भी नहीं। क्यूटी तो मैं बताएंगे बाद में, बाद में बताएंगे। देखो एक बात तो समझो, नो पर्सनल क्वेश्चंस, है ना, मतलब बहुत पर्सनल मत पूछना, जनरल में कोई दिक्कत नहीं। मुझे कितना टाइम लगा था इसको शुरू करने में, मतलब सेटअप होने में, शायद 6 महीने के आसपास। रीजन था उसके पीछे, आई हैड बीन टीचिंग एट ए डिफरेंट प्लेस फॉर लास्ट 1 year. आई हैड सम गुडविल. आई हैड रिजाइन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम सिविल. आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ रिजाइनिंग. आई वाज इन द सर्विस व्हेन आई स्टार्टेड दिस. सो this creates a goodwill that this person has been selected in the same exam. So it has a goodwill. Then I am a workaholic person. So अब तो नहीं हूँ, उस समय तो बहुत ज्यादा था. So it took less time. And the सबसे अच्छी बात क्या हो, that was a chance. When I started this venture दृष्टि, उसके 3 महीने बाद यूपीएससी का सिलेबस चेंज हो गया बड़े पैमाने पे in 2000. And when the syllabus changes, it creates a level playing field for everyone. So that was an opportunity which I never expected. ऐसा होता है कई बार, कुछ अचानक ऐसा हो जाए। अब कोविड आ गया, कई लोग चमक गए, ऐसा होता है। अब कोई कोविड प्लान थोड़ा ना करेगा, कोविड लेके आना है फिर चमकना है, ऐसा थोड़ा ना है, ये तो चांस की बात है। So sometimes you get some opportunities which you never intended, but it happened. है ना। अब हर बात में मत पूछना बीच में आपके साथ क्या हुआ था, है ना। ये सिंपल सा था कि बाद में अकेले बताऊंगा सारा का सारा। नोट कर लो कागज पे, लिखना आता है ना, नोट करते रहो फिर उससे बात कर लेंगे। तो बिजनेस करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप के रास्ते पर चले। सिंगल ओनर है, सिंगल ओनरशिप, पर इतना ही नहीं होता, इसका और मतलब भी होता है। सिंगल ओनरशिप का मतलब ये होगा, जैसे आपका मन हुआ कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ, तो बढ़िया है, आपने अपना पैसा लगाया या किसी से उधार लिया। आपने उधार लिया कैपिटल, आपके काम ने लिया है 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए कैपिटल बोरोइंग्स की। क्यूट प्लानिंग थी जबरदस्त,
कि बस ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। लोग तो पागल है मेरे लिए पहले से ही, जैसे मैं शुरू करूँ सब भाग के आ जाएंगे, बस प्रॉफिट शुरू। प्लानिंग ऐसी होती है सब लोगों की। एंड द मार्केट इज सच ए क्रूअल प्लेस। कस्टमर्स और क्लाइंट्स किसी के नहीं होते, वो सिर्फ अपने होते हैं। गोलू को लग रहा है कि मैं जैसे ही जाऊंगा सब पागल हो जाएंगे, और लोग ले रहे हैं मजे। उसने यूट्यूब पे 10-15 लेक्चर डाले, लोगों ने देख लिया, उसने देखा 2 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज, और कमेंट पढ़ पढ़ के और पगलाए हुए एकदम। यू आर सच ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, आई वांट टू मीट यू, दैट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। ऐसे 10-20 कमेंट किसी ने कर दिए, उसके बाद से और पगला गया है। इसको लग रहा है कि भगवान के बाद नंबर 2 पे अपने 6, ऐसी फीलिंग उसको आ रही है ना। एंड देन ही स्टार्ट्स द वेंचर, और रेस्टोरेंट खोल लिया है, पूरा तामझाम फैला लिया है, शानदार फर्नीचर, लाइटिंग वाइटिंग, स्पेस। और पहले महीने में खर्चा हुआ है 10 लाख रुपए, और टोटल कस्टमर्स आए हैं 10। उनमें सिर्फ 4 सूप पी के भाग गए, और 2-2 के जोड़े में आए थे खाली बैठने के लिए। उनको भी बैठना था, जगह नहीं मिल रही थी, तो चाय का ऑर्डर दिया, 4 घंटे चाय पीते रहे। ये कुड़ता रहा, पर क्या करे बेचारा। So the expenditure is 10 lakh rupees and total revenue in the first month is 740 rupees. अब इसका दिल बैठने लगा है। 100 में से 90 एंटरप्रेन्योर से दिक्कत है कि वो 6 महीने से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि लगातार खर्चा ज्यादा हो रहा है, अर्निंग कम है, पैसा था नहीं। So they start borrowing more money. उनको पैसा कोई क्यों देगा? पैसा देने वाले को भी खतरा है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो कहता है आप मेरी शेयर होल्डिंग खरीद लीजिए। दिस इज फंड रेजिंग। उसके लेवल्स बता दिए, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल फंड रेजिंग है। तो फाइनेंसर को ये पता है कि इसकी कंपनी की वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए है, वो बोलता है नहीं, तुम्हारी कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, एंड ट्रीटिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी टू बी 1 लाख रुपीज, आई वांट 50% शेयर्स इन 50,000 रुपीज। उसका कलेजा मुंह के पास आ जाता है। फॉर 50,000 रुपीज ही हैज टू सेल 50% स्टेक्स। ये खेल चलता है स्टार्टअप की दुनिया में। स्टार्टअप का खेल थोड़ा बीच में आएगा, कैसे इंडिया में तो क्या इकोसिस्टम चल रहा है स्टार्टअप का, ऐसी ऐसी कहानियां चलती हैं इंटरेस्टिंग। सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर। और इसमें दिक्कत क्या है? इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, ए फर्म विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। और सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी नहीं बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एंड विच इज नॉट मेंशन्ड इज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? 10 लाख रुपए उधार लिए, काम शुरू किया, काम नहीं चला, और उसके बाद और पैसे मिल भी नहीं रहे मार्केट से, काम चल नहीं रहा। सो फाइनली वन फाइन डे ये शॉप बंद हो जाएगी। वो कोशिश करेगा कोई खरीद ले मुझसे, इन्वेस्टमेंट के पैसे दे दे, मेरे स्टार्टअप को टेक ओवर कर ले कोई, पर लोग नहीं करते। बहुत क्रूअल मार्केट है। दे वांट टू एक्सप्लॉइट एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इन सच सिचुएशंस, एंड देन फाइनली ही हैज टू क्लोज डाउन हिज वेंचर। पर जिसने 10 लाख रुपए दिए थे ना, वो इसके पास आता है, फिर उसके पास एग्रीमेंट है, और वो कोर्ट में जाता है। एंड सिंस दिस पर्सन्स बिजनेस डज नॉट हैव दैट मनी, तो इसका घर बिकता है। उसके बाद इसके घर को बेच के 10 लाख रुपए विद इंटरेस्ट मिलते हैं उस लेंडर को, और जो बाकी पैसा वो इसको मिलता है, क्योंकि वो इसी का पैसा है। सो इफ यू आर इनटू ए सोल प्रोप्राइटरशिप, यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, व्हिच मींस नॉट ओनली द फर्म, इट्स यू हु इज लायबल फॉर मेकिंग गुड द लॉसेस ऑफ द पीपल हु गेव यू मनी। समाज को सबसे ज्यादा बदल सकते हैं, सबसे ताकत के साथ बदल सकते हैं। यदि आपको चाहिए जीवन में शांति, सुकून, तो फिर एक ऐसी नौकरी या एक ऐसा उद्यम जैसे खेती का काम। आप तो सिक्किम में रहते हैं, मैं कल आते हुए रास्ते में सोच रहा था कि सिक्किम के युवा अगर अपना स्टार्टअप शुरू करें ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही, आपको अंदाजा नहीं है दिल्ली में क्या हाल है। दिल्ली में किसी शॉप के ऊपर लिख दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ लाइन लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं। वो केमिकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स खा खा के इतने पगला चुके हैं हम लोग, जिस शॉप पे लिखा हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मतलब अजीब हाल हो जाता है। सिक्किम के युवा, जब आपका स्टेट दुनिया का पहला स्टेट ऐसा है
जहाँ ऑर्गेनिक फूड मिलता है सिर्फ, आपके पास तो दी हुई ब्रांडिंग है पहले से। उस ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके अगर आप दिल्ली में, और दिल्ली ही क्यों, दुनिया भर में, आजकल तो एक एप्लीकेशन बनानी है, ऑनलाइन ऐप बनानी है, दुनिया भर में प्रोडक्ट सेल करना है। और अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लाएं और सिक्किम में 10-20 यूनिकॉर्न खड़े हो जाएं, यूनिकॉर्न का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन की है। $1 बिलियन का मतलब आज के ज़माने में होता है लगभग 10,000 करोड़ रुपए या 9,000 करोड़ रुपए। वैल्यू, इनकम नहीं, वैल्यू, कंपनी की वैल्यू इतनी है। और ये आजकल बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस 2-3 साल की गंभीर स्ट्रगल। फिर कल मैं एक बात और सोच रहा था, जब मैं बागडोगरा से यहाँ आया, मैंने कल महसूस किया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, जिसमें सिक्किम भी है, बाकी राज्य भी हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं। मुझे दिल्ली से कहाँ जाना होता है, मैं बॉम्बे अक्सर जाता हूँ, इलाहाबाद जाता हूँ, लखनऊ जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ। जहाँ भी जाना होता है, अगर मैं सड़क से जाऊँ तो कुछ घंटे, बॉम्बे तो अब 12 घंटे का हो जाएगा, पहले 24 घंटे का था। और फ्लाइट हर जगह की है, फ्लाइट में बैठे 2 घंटे बॉम्बे, 1 घंटा इलाहाबाद, आधा घंटा लखनऊ, आधा घंटा जयपुर, बात खत्म, पहुँच गए। अब मैं सिक्किम आना चाह रहा हूँ, कल को शायद मैं अरुणाचल जाना चाहूँ, नागालैंड जाना चाहूँ, मैं बहुत आसानी से पहुँच नहीं पा रहा हूँ। ये दिक्कत तो सब लोगों के साथ है। आपका दिल्ली के साथ, देश के बाकी हिस्सों के साथ कांटेक्ट इतना कमज़ोर है, चिंता की बात है। पर ये चिंता केवल सरकार के लिए क्यों है? एक रास्ता भी तो है। कल मैंने रास्ते में एक चीज़ सोची, आपसे शेयर करता हूँ, शायद आप में से कोई इस रास्ते पर चलना चाहे। हवाई जहाज़ तो उसके लिए बहुत बड़ी पट्टी चाहिए होती है। मुझे पता है कि यहाँ पड़ोस में एक हमने एयरपोर्ट बनाया है जो मौसम की वजह से कम चल पाता है। हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसको मैनेज करना आसान नहीं होता है। अगर आप टेक्नोलॉजी को ठीक से समझते हो तो अभी दुनिया के कुछ देशों में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मिल जाएंगे आपको। क्या एक्सपेरिमेंट है? एयर टैक्सी का, हवाई टैक्सी। कई कंपनियों ने अलग अलग तकनीक से ये प्रयोग करके देख लिया है। ऊबर इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बात भी ऊबर कंपनी के मालिक से 3-4 साल पहले हुई कि ऊबर टैक्सी हम चलाएंगे, एयर टैक्सी चलाएंगे दिल्ली में जल्दी ही। दिल्ली से गुड़गांव जाने में 1 घंटा लगता है, एयर टैक्सी 8 मिनट लेगी मैक्सिमम। टैक्सी कैसे काम करेगी? आपने ड्रोन देखे हुए हैं, हेलीकॉप्टर भी तो इस तरह का ड्रोन ही होता है। एक कार जैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे 4 पंखे लगे हैं, वो ड्रोन बन के उड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। बैटरी ड्रिवन चीज़ें भी आने शुरू होने वाली हैं जो कि बहुत कॉस्टली नहीं पड़ती हैं ऑपरेट करने में। मैं कल ही सोच रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ ऐसे युवा हो, कुछ सिक्किम में हो, कुछ अरुणाचल में हो, नागालैंड में हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में हो, और मिलके कुछ ऐसी कंपनियां बनाएं सरकार की पॉलिसी से बात करके, और मेरे ख्याल से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में बात करेंगे ही करेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से परमिशन जो रिक्वायर्ड है वो लेने के बाद ऊबर जैसी कंपनियों से टाई अप करके जैसे भी करना चाहें, अगर हमारे पास एयर टैक्सी का एक अच्छा मॉडल बन जाए। कल जब मैं तीस्ता के पास से निकला, मैंने अपने ड्राइवर साहब से पूछा, क्योंकि पुल 1-2 टूट गया, वो बता रहे थे, बहुत मिट्टी मलबा जमा था। मैंने उनसे पूछा कि जैसे नदी के सामने जो गांव है, अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना हो, पुल तो टूट गया, कैसे जाएंगे? उन्होंने बताया कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए 50 किलोमीटर पीछे जाके एक पुल पार करके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी पुल टूट गया है। और मैं सोच रहा हूँ कि मान लीजिए इस नदी के इधर और उधर 2 दोस्त रहते हों, या किसी बच्चे का घर इधर है, स्कूल उधर है, अब वो कैसे जाएगा? और ऐसा क्यों ना हो कि इस राज्य की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए हमारे पास एयर टैक्सी के छोटे छोटे मॉडल्स बहुत जगहों पर हों, जो बहुत कम फीस पर वो सारा डिस्टेंस ट्रेवल करने में हेल्प करते हों। और ये उद्यम बाकी राज्यों के लोग यहाँ के करें, क्या इससे बेहतर नहीं है कि सिक्किम के बच्चे ये उद्यम करें? और सिक्किम के टूरिज्म के डेवलपमेंट में सिक्किम को फ़ायदा हो, ये तो होना ही चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है,
आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी मैं बता ही दूंगा, वो तो मेरा काम है ही, मैं रोज़ वही बताता हूँ। तो मैंने अभी तक आपके 2 सवालों का एड्रेस किया। एक आदत है कि मैं जब टैक्सी में जाता हूँ तो जो टैक्सी ड्राइवर है उससे खूब गप्पे मारता हूँ आधा एक घंटा, वो पक जाता है मुझसे बात करते करते। तो मैंने उसको पकड़ लिया, ये जो बच्चा था। अच्छा, अमेरिका में टैक्सी चलाने वाला आपको अमेरिकन तो आमतौर पर नहीं मिलेगा, 10 में से 1 मिलेगा, बाकी 9 विदेशों के लोग मिलेंगे जो ग्रीन कार्ड पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं और अपनी रोजी रोटी वहाँ कमा रहे हैं। लेबनान के मिलेंगे, कुवैत के मिलेंगे, और जो मुझे कल मिला काजिकिस्तान का, हाँ काजिकिस्तान का मिला, ताजिकिस्तान का सॉरी मिला। प्यारा सा बच्चा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, अच्छा सा नाम था पर मुझे याद नहीं है क्योंकि नाम कुछ अलग किस्म का था। अगर आपको बहुत शौक है तो मैंने नाम नोट कर लिया था, मैं नोट कर लेता हूँ खटाक से, ताकि मैं बाद में केस स्टडी की तरह उसे कहीं कोट कर सकूं, क्योंकि मेरा काम ही ये है कोट करना जगह जगह जाके। तो मैंने देखिए, मैंने एक नोट बना रखा है, टेक अवेज ऑफ यूएसए ट्रिप 2023। उसमें जो आखिरी स्टडी है वो है टैक्सी टू JFK एयरपोर्ट। उसका नाम था गाई राटी, 23 साल का बच्चा था, ताजिकिस्तान से। मैंने उसको इंग्लिश नहीं आती थी, ताजिक भाषा आती थी जो मुझे नहीं आती थी, उसे हिंदी भी नहीं आती थी। अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि इशारों की भाषा में काम चलता है फिर थोड़ी देर के बाद तो, और इशारों की भाषा यूनिवर्सल है। और अंग्रेज़ी इतनी उसको आ गई थी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता था ना, बाकी तो आता ही था, आई गो ताजिकिस्तान ईयर, तो इतना बात समझ में आ गया था कि साल में एक बार जाता है। तो इस तरह से सिंटेक्स के बिना जो भाषा काम करती है उस भाषा में काम चल रहा था। तो मैंने पहले उससे पूछा व्हाट्स योर नेम, उसने घूर के देखा, मैं कहा नेम, वो समझ गया नेम पूछ रहा है, तो उससे बताया गाई राटी। फिर मैंने कहा एज, तो उसने कहा 23 ईयर्स। भारत में फूफा लोग इतना करने के बाद तो रिश्ता तय कर लेते हैं, तो उसके चेहरे पर भी ये भाव था कि क्या ये रिश्ता तय करने वाला है। तो मैंने उससे कहा नहीं, मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। फिर मैंने कहा गाई राटी कब से हो अमेरिका में? उसने कहा 1 ईयर। तो मैंने कहा वीज़ा कैसे मिला? बोला ग्रीन कार्ड। तो मुझे ध्यान आया कि ग्रीन कार्ड के मामले में डाइवर्सिटी पॉलिसी काम करती है, हर देश से कुछ लोगों को मिलता है, तो उसमें उसको मिल गया होगा। तो मैंने बहुत सहानुभूति के भाव से पूछा, मैंने गाई राटी कितना कमा देते हो यार? मुझे लगा बोलेगा बहुत कम कमाता हूँ, इस भाव से थोड़ी सी टिप मिल जाए अंत में, और मैं उसको बहुत खुश होकर $10 की टिप दूंगा और एहसान कर दूंगा अंत में, मुझे भी खुशी हो जाएगी। तो उसने कहा कि ऑलमोस्ट $400 to $500 एवरी डे। अच्छा, भारत का आदमी सीधे 80 से गुणा करता है वहाँ जाके, जो भी फिगर सुनता है खटाक से गुणा करता है। मैं घबरा गया, भाई ये तो बहुत ज़्यादा कमा लेता है, इसका मतलब तो बहुत ही ज़्यादा कमा लेता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा हाउ मैनी डेज इन ए वीक यू वर्क, क्योंकि वहाँ सब 5 दिन काम करें, 2 दिन मस्ती करते हैं। बोले ऑल 7 डेज, क्योंकि मस्ती तो वहाँ के लोग करते हैं ना, बाहर से जाते हो तो भविष्य में मस्ती करने के मूड में होते हैं, अभी मेहनत करते हैं। फिर वो समझ गया कि ये मेरी इनकम काउंट करना चाह रहा है, तो उससे खुद ही बोला ऑन एवरेज आई अर्न $12,000 to $14,000 पर मंथ। फिर मैंने 80 से गुणा कर दिया खटाक से, तो मैं समझ गया कि ये महीने के 10 से 12 लाख कमा लेता है। तो मैंने उससे फिर पूछा दिस इज योर रेवेन्यू और दिस इज योर सेविंग? भाई आप तो कॉमर्स के लोग जानते हैं, रेवेन्यू अलग है, सेविंग अलग है। नेट इनकम है कि ग्रॉस इनकम है, उसी में सारा खेल हो जाता है। और वैल्यूएशन की दुनिया इसी खेल पे चल रही है कि कुछ का कुछ बोल के वैल्यूएशन करवा लेना है। तो उसने कहा दिस इज माई सेविंग। अब मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि वो 10 से 12 लाख महीने का कमा रहा था, और उसको 12 से गुणा करूँगा तो 1,20,00,000 से 1,44,00,000 हो जाएगा साल का, जो कि 2 साल की MBA करने के बाद 3 साल लोन चुकाने के बाद भी लगभग उतना हो रहा था। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, MBA वाले लोग है ना, आप लोग कॉमर्स की दुनिया में पढ़ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। मैं तो केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के रुझान क्या हैं। तो मैंने बड़ा हौसला मन में रख के सोचा कि कहीं तो MBA वालों को ऊपर उठाऊं। तो मैंने कहा लेकिन तुम्हारी इनकम आगे बढ़ेगी नहीं इससे ज़्यादा, यू हैव अ स्टेबल इनकम, बट इफ़ यू हैड बीन इन सर्विस यू वुड हैव ग्रोन फास्टर, यू वुड हैव गॉट इंक्रीमेंट्स एवरी ईयर। मतलब ये बात समझाने में 1 घंटा लग गया, तोड़ के सेंटेंस बोलने पड़ रहे थे। तो उसने कहा नो, आई एम बाइंग 2 more टैक्सीज।
तो मैंने कहा भाई अभी सेल्फ ड्राइविंग कार की परमिशन तो मेरी नहीं है कि तुम 2 टैक्सी लेके चला दोगे बिना ड्राइवर के, कैसे कैसे होगा, तुम कितनी चला लोगे। पर नो, आई विल गेट 2 ड्राइवर्स फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड द पर आवर मिनिमम वेजेस इज $10 to $12। तो मैं उनसे दिन में 10 घंटे काम करवाऊंगा, $120 उनको दूंगा, और मैं एक टैक्सी से 400-500 कमा लेता हूँ, 120 दे दूंगा, तो भी मेरे पास मतलब 350 की एवरेज एक कार से बचेगी। 2 से 700 7 दिन चलाएंगे तो मोटा मोटा मान के चलिए कि मामला बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो फिर मैंने टिप दी नहीं उसको। मुझे चिंता थी कि जब मैं उतरूंगा कहीं वो मुझे टिप ना दे दे थोड़ी सी कि भाई आपने इतना पूछा, थोड़ा आप चिंतित हो गए होंगे, अगर आपको टिप चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। और मज़े की बात क्या बोला, साथ में पढ़ाई भी करता है वो, इस सब के साथ साथ वो ऑनलाइन या हाइब्रिड करके कुछ पढ़ाई भी करता है साथ साथ। तो मुझे लगा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए सही केस स्टडी मिल गई मुझे, क्योंकि यहाँ बिजनेस कॉन्क्लेव में तो ऐसी बात करनी चाहिए। तो मैं अपनी बात को केवल 10 मिनट में सार इस एनेक्डोट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग अभी युवा हैं, जिंदा हैं और सपने देखते हैं। जिंदा होने का मतलब वो नहीं होता है ना, जिंदा होने का मतलब होता है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, ये मतलब होता है ना। जिंदा, एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ऊर्जा से लबरेज युवा हैं और अभी आपकी सपने देखने की उम्र है। जिंदा तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी ढो रहे हैं, घिसट रहे हैं, और आप भरे हुए हैं ऊर्जा से। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज़्यादा नौकरी देने वालों की ज़रूरत है, और हम अपने 5000 साल के इतिहास में पहली बार उस दौर में हैं जहाँ स्टार्टअप करने वालों को इज्जत मिल रही है, वरना यहाँ इज्जत नहीं होती है। अभी जो सरकारें हैं हमारे पास, सेंटर में भी, कुछ स्टेट्स में भी, और किसी मामले में आप उनसे सहमत हों असहमत हों, समर्थन करें विरोध करें, इस मामले में तो आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने पहली बार स्टार्टअप करने को इज्जत वाला काम बना दिया है। और यदि ऐसा बना ही दिया है, और फिर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ग्रेजुएट्स जिन लोगों ने बिजनेस को इतना ध्यान से समझा है, उसकी बारीकियां समझी हैं, वो उसके बिना अगर वो भी नौकरी ढूंढते रहेंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो कुछ साल नौकरी करना ठीक है, लेकिन यदि मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि चुपचाप ज़िंदगी गुजार लेनी है तो ठीक है, कीजिए नौकरी। नौकरी करनी है, साथ में कुछ किताबें लिखनी है तो कीजिए नौकरी। पर यदि कुछ बड़ा सोचा है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस देश और समाज को कुछ बड़ा योगदान दे सकें, तो सबसे अच्छा विकल्प है उद्यम। और उद्यम का मतलब केवल आर्थिक उद्यम नहीं होता है। उद्यम का मतलब है कि आप जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत शांत व्यक्ति नहीं हैं। और जोखिम लेना कुदरत ने सिखाया हमें, प्रकृति ने सिखाया है। प्रकृति के विधान में सुरक्षा नहीं होती है, प्रकृति के विधान में जोखिम ही जोखिम है। वो तो हमने शहरों में, गांवों में सुरक्षा डेवलप कर ली है, और थोड़ी बहुत सुरक्षा ज़िंदगी में रहे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन जंगल का नियम, प्रकृति का नियम सुरक्षा पर नहीं टिका है, वो खतरों पे टिका है, जोखिम पे टिका है। जो भी आप में से अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने के लिए जोखिम लेने को तैयार है, मेरी नज़र में वही एंटरप्रेन्योर है, वही उद्यमी है। और जोखिम केवल पैसे के लिए नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। जोखिम महात्मा गांधी ने भी लिया, अंबेडकर साहब ने भी लिया, दोनों शानदार वकील थे। डॉक्टर अंबेडकर, मैं परसों कोलंबिया विश्वविद्यालय में गया जहाँ से उन्होंने पीएचडी की, एक पीएचडी की, लंदन स्कूल से दूसरी 3 पीएचडी की उन्होंने। इन लोगों ने अपने अपने सफल करियर को दांव पर लगा के जोखिम लिया कि देश को एक अच्छा राजनीतिक और सामाजिक मंच मिल सके। ये सोशल एंटरप्राइज है, पॉलिटिकल एंटरप्राइज है। कबीरदास हों, गुरु नानक हों, या महात्मा बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों,
इन सब ने अपने अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला। ये सब उद्यमी लोग हैं। कोई स्पिरिचुअल एंटरप्राइज करता है, कोई सोशल एंटरप्राइज करता है। आप बिजनेस एंटरप्राइज वाले लोग हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिजनेस में पैसा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको ज़िंदा रखेगा, वही आपके उद्यम को चला पाएगा। लेकिन कोई भी उद्यम जो सिर्फ पैसा कमाता है वो समाज को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, आखिरी बात आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर अपने जीवन को एक ठीक दिशा देनी है तो सिर्फ एक काम कीजिए। बहुत बुरा लगेगा, पर मुझे ये सलाह मेरे एक मित्र ने दी थी, मैं आपको दे देता हूँ। आज घर जाके अपनी ओबिचुअरी लिखिए। ओबिचुअरी का मतलब होता है किसी के मरने के बाद अखबार में जो छपता है उसके बारे में, कि दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फला फला की मृत्यु इस तारीख को इस वजह से हो गई है। उसके बाद की 4 लाइनें आप अपने बारे में क्या चाहते हैं लिख लीजिए, उसे बनाइए विज़न स्टेटमेंट। वो लाइनें कई तरह की हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि इस व्यक्ति ने जीवन में खूब पैसा कमाया, इसने गुटखा बनाने वाली कंपनी बनाई, इसने अरबों रुपए कमाए और इसकी वजह से कई लाख लोग कैंसर से मरे, पर पैसा खूब कमाया। दूसरा ये हो सकता है कि ये व्यक्ति चाहता तो अरबों रुपए कमा सकता था, पर इसने लाखों ही कमाए और अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाई जो समाज को और बेहतर बना सकती है। ये चाहता तो डीजल की कार बना के खूब पैसा कमा सकता था, तेल के कुएं खोद के खूब पैसा कमा सकता था, पर इसने सोलर पैनल्स में अपनी ऊर्जा लगाई, क्योंकि उसे चिंता थी कि मेरे साथ साथ इस समाज का भी भला होना चाहिए। तो जो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इस देश के भविष्य हैं, स्टार्टअप की दुनिया के भविष्य हैं। कुछ बड़ा कीजिए और ऐसा मत कीजिए जो केवल और केवल बिजनेस तक सीमित हो। जब बिजनेस और एथिक्स मिलते हैं तो जो सिनर्जी बनती है, वो सिनर्जी किसी भी देश और समाज के लिए बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहाँ वाइब्रेट हो रहा है यार? मेरे को क्या वाइब्रेट हो रहा है? सर सेमिनार में हूँ सर। वो आपसे देखो, आपसे सैलरी लेते हैं तो आपका तो फोन पिक करूंगा ना सर आफ्टर 1 hour आई कॉल बैक सर। नाइस ऑफ यू, ग्रेट ऑफ यू सर, थैंक यू। कैन यू गेस कौन होगा किसके साथ बात होती है ऐसे? बॉस से। आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे फेस एक्सप्रेशंस, मेरी टोन ऑफ वॉइस से अंदाजा लगा लिया कि बॉस के साथ बात कर रहा था। एक और ट्राई कीजिए, गैस कीजिए जरा। हाँ जी रमेश जी, वो यार दिल्ली में वो मजा आएगा यार, नहीं रात को बैठते हैं। नहीं वो नहीं आई, और तेरी सेमिनार में हूँ यार, सुनता नहीं है। ऐसे बैठ बात कर। दोस्त, अगेन आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे फेस एक्सप्रेशंस, मेरी टोन ऑफ वॉइस, मेरे कंटेंट से ये अंदाजा लगा लिया कि मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था। एक और कैसे कर लीजिए, उसके बाद बाकी बात करते हैं। हेलो, हाँ बिजी हूँ, बात कर रहा हूँ। कौन था? कितनी जल्दी समझ गए, क्योंकि यही है आपकी पर्सनैलिटी, यही है आपका कैरेक्टर। बाहर से एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। सर क्या सूट पहना है, मजा आ गया। सर क्या स्माइल है आपकी, मजा आ गया। मैडम आपकी साड़ी का कलर, सुभान अल्लाह। घर जाके बात करने देगी कि नहीं? पानी का गिलास तो पिला दे।
क्या है यार, गिलास दो, कहने दे मैंने ही देना। हमें बाहर क्यों एक्टिंग करनी पड़ती है? इसीलिए हम बाहर एक्टिंग करते हैं क्योंकि हम ओरिजिनल कुछ और हैं, और जब बाहर एक्टिंग करते हैं तो हमारी एक्टिंग पकड़ी जाती है। माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, अभी मैंने अपनी बाकी बात पूरी करनी है, उसके बीच में आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं। रादर माय ऑर्डर टू यू, घर में ओरिजिनल हो जाओ। अगर बाहर पकड़ने से बचना है तो घर में अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, जेन्युइन विद अ डिजायर, इच्छा के साथ, नकली नहीं, झूठ नहीं। आधे लोगों को कर रहा है यार, तो स्टेज पे कुछ भी बोल रहा है यार, हम तो रोज अप्रिशिएट करते हैं, रोज कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। ट्राई करना घर जाके, आज जाते ही बोलना पिंकी, आपने पिंकी नहीं बोलना है, बस जाओगे अपने अपनी पिंकी का नाम लेना। पिंकी क्या बात है यार, क्या साड़ी पहनी है वो, इतना कलर तुझे सूट कर रहा है, मजा आ गया देख के यार, एक्सीलेंट। पहले बताइए कहां से आए हो? आपने कहा था ल्यूपिन की कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। जो साड़ी पिछले 20 वर्षों से पहन रही हूं वो आज दिखाई दी। पहली बार कोई भी काम मुश्किल होता है, पहली बार समय पर पहुंचना मुश्किल था, फिर इजी हो गया, फिर और इजी हो गया, फिर और इजी हो गया, फिर बन गई आपकी हैबिट। पहली बार सच बोलना मुश्किल था, उसके बाद इजी हो गया, फिर और इजी हो गया, फिर और इजी हो गया, फिर बन गई हैबिट। पहली बार कॉम्प्लीमेंट्स देने और पहली बार कॉम्प्लीमेंट्स सुनने दोनों मुश्किल होंगे, उसके बाद इजी हो जाएंगे, फिर और इजी हो जाएंगे, फिर और इजी हो जाएंगे, फिर बन जाएगी आपकी हैबिट। और जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो घर से बाहर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये मेरा बॉस है, ये मेरा कुलीग है, ये मेरा जूनियर है, ये प्योन है, ये रिक्शा वाला है, ये ठेले वाला है, ये कस्टमर है, ये वेंडर है। आप सबके साथ मुस्कुराओगे, और जब सबके साथ मुस्कुराओगे तो लोग आपके नजदीक आएंगे, तो लोग आपके नजदीक आएंगे। तो यू अंडरस्टैंड, सक्सेस विल टच योर फीट, एंड यस इट डज। 7 दिन घूमता रहा, 7 दिन इंश्योरेंस बेचता रहा, घर घर जाता रहा, एक एक घर, एक एक जान पहचान का दरवाजा खटखटाया। मुझे पता था 500 नहीं कर पाऊंगा, 450, 450, 425, 400, 350, 300 कहीं तो पहुंच जाऊंगा। उस 5 पर मंथ की उस साइकिल से तो बाहर आ जाऊंगा। बैग लेके 30 नवंबर 1986, डेट बोल रहा हूं साथ में, तब मैं रहता था अमृतसर की ब्रांच की बात है, यूनिट नंबर 1। बैग लेके मैनेजर साहब के सामने, सर कुछ बिजनेस डिपॉजिट करवाना है। तब ऑनलाइन होता कुछ नहीं था, इंटरनेट तो होता नहीं था, 86 कैश होता था पास में। बैग आगे रखा तो मेरे मैनेजर साहब पूछते हैं कितनी पॉलिसीज हैं? मैंने कहा सर 762। 762 पॉलिसीज। मेरे ब्रांच मैनेजर मेरी सीट के सामने खड़े होके मुझे सल्यूट करने लगे, क्योंकि कामयाबी को, सफलता को हर कोई सलाम करता है। कहने लगे टीएस मदान, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक दिन में 765 पॉलिसीज जमा करवाई हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, और मुझे पता भी नहीं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसी के साथ, प्रीमियम ऑटोमेटिकली बनना था, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपके सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड रिकॉर्ड बन गया, सम एश्योर्ड। मैंने कहा आगे सुनिए। सर पहली बार था मेरे मैनेजर ने चाय के साथ काजू वाली बर्फी मंगवाई थी, उससे पहले तो सिले हुए बिस्किट्स आते थे मुझे। मैंने कहा सर और सुनिए, इन 762 पॉलिसीज में से 453 पॉलिसीज सिर्फ पुलिस वालों की है, और वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कितने साल हो गए 86 को? 30 more than 30 years। पहले 3 रिकॉर्ड तो लोगों ने तोड़ दिए दूसरे तीसरे महीने, लेकिन चौथा रिकॉर्ड 453 पुलिस वालों की इंश्योरेंस एक ही दिन में आज भी आपके इस दोस्त के नाम है। क्या कहना चाह रहा हूं?
क्यों कहना चाह रहा हूं? एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चैलेंज को मीट किया जा सकता है। चैलेंज बनाना तो सीखो। मैं तो बात कर रहा था 500 की जगह 450 400 करने की। मुझे पता ही नहीं था जब घर से बाहर जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अपने घर का दरवाजा कभी कभी देखो, ऑफिस का दरवाजा रोज या 2 दिन के बाद देख लो। कस्टमर का दरवाजा सुबह से शाम वहीं बैठे रहो। ये कस्टमर, हम जब कस्टमर की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ बिजनेस डिस्कस हो रहा है। मैं अराउंड 7 पहुंच गया था यहाँ पर, तब से मैंने देखा बिजनेस बिजनेस बिजनेस। हम किसी भी पोजीशन पर हो, हम जॉब कर रहे हैं, हम एमडी हैं, हम प्रेसिडेंट हैं, हम सीईओ हैं, हम सेल्स मैनेजर हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, है तो एक बिजनेस के साथ जुड़े हुए ना। जवाब देते हो भाई। तो सभी लोग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। बिजनेस, फार्मा बिजनेस, फार्मा बिजनेस ही बोलते हैं, PHARMA, फार्मा स्पेलिंग आते हैं मुझे। बिजनेस BISU, बिजनेस, बिजनेस BISU, BU नहीं, यू पहले होता है, पहले होता है, यू पहले होता है, पहले होता है। बिजनेस में यू पहले होता है कि आई पहले होता है? बिजनेस में यू पहले होता है कि आई पहले होता है? यू कौन है? कस्टमर। सभी लोग जानते हैं कि कस्टमर ही हमारे लिए अन्नदाता है। कस्टमर जानते सब हैं, मानते कितने लोग हैं ये नहीं पता। जानना अलग है, मानना अलग है। जानना है यस ही इज माय गॉड, मानना है उससे ऑर्डर लिया, फोन किया, सीनियर्स को फोन किया, मैनेजर सर एक और बकरा काट दिया आज मैंने। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? ये एटीट्यूड की बात है केवल। वर्ड्स आप कुछ भी बोलते होंगे, बात केवल एटीट्यूड की कर रहा हूं, बात आपके माइंडसेट की कर रहा हूं। किसके बारे में बोल रहे हैं? जिसके जेब से निकलकर पैसे मेरे बच्चों के पेट में जा रहे हैं, जिसकी जेब से निकलकर पैसे मेरा घर चल रहा है, मेरे घर का किराया, मेरे मोबाइल फोन का बिल, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, मेरे कपड़े, सारा कुछ तो वही दे रहा है। वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। बहुत क्लियर सी बात है। अगर भगवान खुश हो गया, ये हमारी मैनेजमेंट, आई एम सॉरी, रियली सॉरी सर, माइंड नहीं कीजिएगा, दिमाग यूज नहीं करता हूं, दिल से बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा। हमारी मैनेजमेंट, अगर आप प्रेसिडेंट साहब के सामने आए और अच्छी तरह नमस्ते नहीं की तो हो सकता है प्रेसिडेंट साहब आपके साथ नाराज ना हो। अगर आप कस्टमर के सामने गए और अच्छी तरह नमस्ते ना की तो नाराजगी छोड़ दीजिए, उससे बड़ा पाप ही कोई नहीं है। गेटिंग मी? ये मैनेजमेंट के लोग तो पुजारी हैं उस मंदिर के, भगवान तो कोई और है। अगर भगवान खुश हो गया तो पुजारी प्रसाद देगा ही देगा, रोक सकता है क्या? हाँ, शिष्टाचार, कर्टसी कहती है कि आपके सीनियर्स आपके सामने आए, अपनी सीट छोड़े, कर्टसी कहती है, पर यह पाप नहीं होगा अगर आप नहीं छोड़ोगे। लेकिन कस्टमर के सामने अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की, उससे बड़ा क्राइम कोई नहीं होगा। उसी को भगवान मानना है हमने। अगर हम मंदिर में भगवान को खुश कर दिया, पुजारी प्रसाद देगा ही देगा, और अगर भगवान खुश ना हो पाया तो पुजारी मंदिर में घुसने भी नहीं देगा, वो बाहर निकाल देगा। सो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया,
ना ज़्यादा मैं इंग्लिश जानता हूँ, ना मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स जानता हूँ, ना मैं एडमिन जानता हूँ, ना फाइनेंस जानता हूँ, ना मैंने पढ़ाई की है, ना मैंने MBA किया है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि अगर आपकी सोच में जो भी चीज़ आ गई, अगर आपने वो सपना देख लिया और आपने वो घोषणा कर दी, आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो हो सकता है कि आप उसके ऊपर ना जाओ, हो सकता है आप उतना अचीव ना कर पाओ, लेकिन कहीं नजदीक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन अगर आपने सोचा ही छोटा, ये सोच के कि यार थोड़ा ही बोलो, मैंने बहुत से सेल्स के लोग देखे हैं जो महीने के एंड में थोड़ी ज्यादा सेल हो जाए संभाल लेते हैं कि अगले महीने काम आ जाएगी, इस महीने तो कर लो। किसके लिए कर रहे हैं? कर लो उसी महीने, जितना है डिपॉजिट कर लो। जिस दिन मैंने YouTube के लिए पहली वीडियो बनाई थी, मेरे जितने भी साथी ट्रेनर स्पीकर्स हैं इस दुनिया में, सभी के मुझे फोन आए थे कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि वही 4-5 पंच होते हैं बोलने वाले, वही स्टेज पर बोल रहे हैं। वही वीडियो बना दी, लोग वीडियो देख लेंगे तो तू स्टेज पर क्या बोलेगा। तो मैंने वीडियो बना दी। जिस दिन मैंने वीडियो बना दी, अगले दिन मेरा सेमिनार था, मैं फंस गया। तब मुझे तैयारी करनी पड़ी, प्रेपरेशन शुरू हो गई और मैंने एक्सीलेंट सेमिनार दे दिया। और इसी तरह करते करते मेरे चैनल पर टोटल 1100 वीडियोस हो गई हैं। टोटल 1100 वीडियोस। किसी अंग्रेज ने इतना काम नहीं किया आज तक। टॉक ऑफ एनी सब्जेक्ट, टच एनी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी। कहां से? क्योंकि सोचा था। जब मैं अनाउंस करता हूं, जब मैं घोषणा करता हूं, तब मैं सोचता नहीं हूं कैसे पूरा होगा। वेलकम बैक मूवी देखी होगी किसी ने? वेलकम बैक, नसीरुद्दीन शाह ब्लाइंड का रोल कर रहा है उसमें। जब वो शूट करता था ना, आपको नहीं कर रहा हूं, आप ऐसे डरो। जब वो शूट करता था तो कोई भी निशाना गलत नहीं चलता था, आंखें नहीं हैं और हर शॉट उसका ठीक चल रहा है। और नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर दोनों आपस में बात करते हैं कि ये कैसे हो गया, हम तो आंखों वाले बहुत कुछ नहीं कर सकते। उससे पूछा कि सर आप बिना आंखों के भी निशाना कैसे लगा लेते हो? कहता है पहले मैं फायर करता हूं, उसके बाद निशाने को वहां रख देता हूं। पहले एक्शन कर लिया, कर दिया अनाउंस, कर दी घोषणा, उसके बाद तो अब अगर नहीं किया ना तो लोग हमारी शर्ट फाड़ देंगे, और अगर शर्ट फाड़ दी दोबारा हम काम में किसी जगह भी नहीं जा पाएंगे। तो वेरी सिंपल, आप सब लोग एक ही आवाज में मेरे साथ पूरे जोर से, जितनी जोर से मैं बोल रहा हूं। अब मुझे नहीं पता 25th के बैच में मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। गले की आवाज तो मैंने ऐसी तैसी कर दी है आज, लेकिन आज कर दिया है। 2 दिन बाकी हैं, उस दिन भी करेंगे, एक्सेल करेंगे, उस दिन भी आग लगाएंगे। तो सभी लोग पूरी आवाज में, पूरे जोर से कि यस। सत्संग नहीं हो रहा यार, ये सत्संग है। बड़े प्यार से सारे, अच्छा जी, प्रेम से बोलिए। वो अपने धर्म का जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए। सर हमारी कंपनी ल्यूपिन, इन लोगों को नहीं पता था अभी तक। आई लव ल्यूपिन यार, ये जयकारा है आपके धर्म का। अभी अभी मैंने बातें खत्म की हैं सारी। सो प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अब आएगा मजा। शादी हो तो एकदम फिक्स, अगर कमिटमेंट हो गई तो हो गई, बीच में कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं है। तो सब लोग, ये सत्संग नहीं हो रहा, बोल लिया जो प्रेम से बोलना था। ये कॉर्पोरेट सत्संग है, कॉर्पोरेट सत्संग। अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ बैठ के अच्छे बंदे की बातें सुन रहे हैं। यस आई विल डू इट। तो आपने बोलना है, मैंने तो कर ही दिया। सब कुछ मैं ही करूं, मैं कमिटमेंट भी मेरी, स्पीच भी मेरी, काम भी मैं ही करूं, तो चेक भी मुझे मिलेगा, ये सोच लेना।
अगर आप शहीदी का मेडल प्राप्त करना चाहते हो तो शहीद आप ही को होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शहीद हो जाए पड़ोसी का बच्चा, शहीद हो जाए पड़ोसी का बच्चा और मेडल मिल जाए आपको। अगर आपने वो शाबाश लेनी है तो कुछ करना तो पड़ेगा। वो शाबाश कलेक्ट करनी है, यू विल हैव टू डू इट। डिजायर्स को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं केवल एक्शंस को, ओनली एक्शंस। सो पूरे जोर से, जितने जोर से बोल सकते हो, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, जितनी भी मैंने आपको दिया है आशीर्वाद 1 करोड़ इनकम टैक्स का, उसको डबल हो जाएगा अगर आपने इतने ही जोर से बोल लिया जितने जोर से मैंने आपको कहा है। ओके, आई विल डू इट। और जोर से, और जोर से, जितनी जोर से बोल सकते हो, जब तक आपकी पैंट पीछे से पीली ना हो जाए। आई विल डू इट। हंसना को शुरू कर देते हो बीच में, सीरियस बोल रहा हूं यार, वो मेरा नाम ही ऐसा है, आदत हो गई है ऐसे बोलने की। मैं फिल्मों में काम करने का मुझे बहुत शौक है, तो बहुत बार ऑडिशन दिया है, फेल हो जाता हूँ। अब पीछे मुझे काम मिला था महाराणा प्रताप की फिल्म का, सामने महाराणा प्रताप खड़े हैं और मैंने तलवार से बात करनी है। देखी है मेरी तलवार? डायरेक्टर साहब कहते हैं यार तू हंस क्यों रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है? थोड़ा सा मुस्कान कम की, अब क्या करूं? अगर मैं नहीं मुस्कुराता, अगर मैं नहीं हंसता तो मेरा माल नहीं बिकता। हर बंदा मेरे सामने तलवार लेके नहीं खड़ा, हर बंदा मेरे सामने महाराणा प्रताप नहीं है। सो मेरी परमानेंट आदत हो गई। एक दो टिप आपको देता हूं, एप्रिशिएट करने की बात हुई थी, 2-3 मेरी एसेट्स है जो आपको सुनाना चाहूंगा। लास्ट 36 इयर्स कोई एक इंसिडेंस, कोई एक सिचुएशन, कोई एक जगह, कोई एक इवेंट, ओपन चैलेंज, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज होता है ये, कोई एक इवेंट, कोई सिचुएशन, कोई भी जगह बता दीजिए जहां पर टीएस मदान 1 मिनट भी कभी लेट पहुंचा हो, मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा। जायदाद है मेरी ये जायदाद, इंक्लूडिंग माय मैरिज। 5 लोग गए थे सिर्फ बारात में, लोग आए ही नहीं। 9 बजे का टाइम दिया और घोड़ी वाला और बैंड वाला नहीं आया, फोटोग्राफर नहीं आया। मैं, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर और मेरी ग्रैंड मदर, ये 5 लोग हम कार में बैठ के चले गए लड़की वालों के घर, और वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। लोग हमारे घर में आके पूछ रहे हैं आस पड़ोस से, यार यहां से तो बारात जानी थी, कुछ हो तो नहीं गया इसके घर में, कोई है ही नहीं वहां पर। तब लोगों को पता चल गया कि ये पागल बंदा है। उसके बाद मेरे 2 बेटे, मेरे नहीं हमारे, मेरे और टिंकी के मिला के, हमारे दोनों बेटे की शादी दिल्ली में हुई है। बहुत रेयर एग्जांपल्स होंगी, जो टाइम कार्ड पे दिया है ना, एग्जैक्टली उसी टाइम पर बारात लड़की वालों के घर एंटर कर गई। फर्स्ट मिस पंजाब कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने ऑर्गेनाइज किया था अमृतसर में 1997 में। पब्लिक प्रोग्राम ऑन टाइम, 7 शुरू हुआ, 7 कहा था, और सारा मीडिया ने यही बात की। और आज मुझे अलग से खुशी हो रही है कि यहां पर भी एग्जैक्टली टाइम को फॉलो किया जा रहा है, और मैं बिल्कुल सही जगह पे हूं। मुबारक है आपको। मुझे बोला गया था 8:30 तुझे मिल जाएगा प्लेटफॉर्म, एग्जैक्ट 8:30 मुझे स्टेज पर बुला लिया गया। और मेरे इस 36 इयर्स करियर में शायद 10 कंपनीज ऐसी होंगी जहां पर यह हुआ है, ऑन टाइम शुरू होना, ओनली 10 मिनट। सो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, सेलिंग कोई मैनेजमेंट की थ्योरी नहीं मांगती है, सेलिंग सिंपल आपका एटीट्यूड मांगती है। आपके अंदर का वो जोश, आपकी वो एनर्जी, आपका वो एंथुजियाज्म, आपकी वो ज़ील, कितने जोर से, कितने पैशनेट होके, कितने जुनून से आप वो काम कर रहे हो, वही आपकी
सेल्स हैं। क कमा लो, ख खर्च लो, ग घर बना लो, कुछ बच गया तो गहना बना लो। सिंपल सी चीज। अगर हम बहुत ज्यादा टेक्निकली चीजों में चले जाएंगे, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं एंड विश्वास करना, मुझे आज भी नहीं पता कि इंश्योरेंस के प्लान्स क्या होते हैं, नहीं जानता हूं। आई एम नॉट ए गुड सेल्समैन, मैं किसी को सेल्समैन बना भी नहीं सकता हूं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस में जाओगे, अभी जितना टाइम मिला उतना ही बोल पाऊंगा, मेरी वीडियोस में जाओगे, आपको सेलिंग स्किल्स नहीं सिखाई जाएंगी, आपको वो सब कुछ सिखा दिया जाएगा जिससे आप सेल्समैन तो ना बन पाओ, चाहे लोग आपके लिए अच्छे परचेजमैन बन जाएं, लोग आपके पास आए। अगर आप किसी शादी में गए, वहां पर एक लड़की देखी, हेलो आई एम सो एंड सो एंड आई एम ए फैंटास्टिक पर्सन, इसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट सेलिंग। अगर फोन किया, हेलो आई एम सो एंड सो एंड आई एम ए फैंटास्टिक पर्सन, इसे क्या कहेंगे? टेलीमार्केटिंग। अगर मेरा कोई दोस्त उसे जाके मेरे बारे में कहे कि ही इज ए फैंटास्टिक पर्सन, उसे क्या कहेंगे? रेफरल मार्केटिंग। अगर मैं उसके लिए प्लेट लगाता हूं, उसको गाड़ी तक छोड़ने जाता हूं, उसे कौन सी मार्केटिंग कहेंगे? रिलेशनशिप मार्केटिंग। और अगर वही लड़की मुझे फोन करे और मुझे कहे कि मैंने सुना है यू आर ए फैंटास्टिक पर्सन, इसे मार्केटिंग नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे सक्सेस, कामयाबी, सफलता। अब उस लड़की की जगह अपना क्लाइंट, अपना कस्टमर, अपना डीलर, अपना रिटेलर रख लो। अगर तो आपको जाके कहना पड़ता है कि आई एम ए फैंटास्टिक पर्सन, तो कहीं पर कमी है। कोई भी अमीर आदमी ये नहीं बोलता कि मैं अमीर हूं, ये बताना नहीं पड़ता, अमीर व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूं। और अगर बताना पड़ता है तो इसका मतलब वो अमीर नहीं है। कोई भी पावरफुल बंदा, कोई भी शक्तिशाली बंदा कभी किसी को बताता नहीं है कि मैं पावरफुल हूं, और अगर बताना पड़े तो इसका मतलब पावरफुल नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान हो और बताना पड़े कि आप अच्छे इंसान हो, इसका मतलब अच्छे इंसान नहीं हो। यू हैव टू बी, आपको गुड ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा। चैलेंज के सिलसिले में मैं छोटा सा गिफ्ट आपको देना चाहता हूं आज। गिफ्ट कैश प्राइस गिफ्ट कोई आइटम नहीं है, जो दूंगा बोल के ही दूंगा, क्योंकि मैंने इंडिया की सभी कंपनीज के साथ काम किया है, चाहे वो वीडियोकॉन है, चाहे वो नोकिया है, चाहे वो एरिक्सन है, कितनी फार्मा कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एनजीओस, रोटरी, लॉयंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब जगह काम किया है। तो सेल्स की जो क्लास है, ये मुझे सबसे अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि मैं खुद सेल्समैन हूं। लेकिन एक सेल्समैन एक ही कंपनी में, एक ही शहर में, वही प्रोडक्ट्स, वही प्राइस लिस्ट, वही कमीशन स्ट्रक्चर, एक सेल्समैन पीक परफॉर्म कर जाता है, दूसरा सेल्समैन स्ट्रगल करता रहता है। ऐसा होता है कि आहो, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट्स, सेम प्राइस लिस्ट, सेम डीलर्स, सेम कमीशन, एक एक्सेल कर रहा है, एक अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की, मैंने जब स्टडी किया, तब मैंने अपने सेशंस को चेंज किया था। तब मैंने आई स्टॉप्ड टीचिंग सेलिंग टेक्निक्स। मैंने कहा यार, बंदे को कहीं और दिक्कत है, हम उसको कह रहे हैं बैग पकड़ के सामने जा, हम उसे रट्टा लगवा रहे हैं प्रोडक्ट का, हम उसे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उसको दिक्कत कुछ और है। उसके पिताजी घर में बीमार पड़े हैं, उनको कैंसर है, और आप उसे कह रहे हो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। उसके बच्चे की एडमिशन नहीं हो रही स्कूल में, उसको स्ट्रेस है, और आप समझते हो कि शायद ट्रेनिंग में कहीं कमी है।
वाइफ परेशान है कई दिनों से और आपको लग रहा है कहीं उसके एटीट्यूड में कमी है, उसकी ट्रेनिंग में कमी है, उसकी कमिटमेंट में कमी है, उसकी लॉयल्टी में कमी है। मैं इस चीज को जरूर एड्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि जहां परफॉर्मेंस खराब होती है, नॉट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, ओनली बिकॉज ऑफ दीज ऑब्स्टिकल्स। कि मैं क्या करूं सर, आपको पता ही नहीं है कि मेरे घर में कितनी मुश्किलें चल रही हैं, सुबह मैं समय पर जा ही नहीं पाता हूं सर। और नहीं भी बोलते तब भी आपका जो सामने डीलर है, जो आपका रिटेलर है, वो पहचान रहा है, आपके जूनियर्स पहचान रहे हैं कि इसके घर में कोई ना कोई दिक्कत है। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मैं आपको गिफ्ट देने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि यहां पर बैठे हुए 75% लोगों की लाइफ आज यहीं पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और मेरा वादा है कि आपको यहां से बाहर जाने के लिए 2 दिन के बाद जब घर जाओगे तो शायद आपको ट्रेन, बस, कार, एयरक्राफ्ट की जरूरत ना पड़े, इतना लाइट हो जाओगे कि उड़ते हुए जाओगे। तैयार हो? एक बार खड़े हो जाइए सब लोग, मुझे पता लगे कितने ओबीडियंट हैं मेरे सन्स एंड डॉटर्स। ऐसे ऐसे कर लीजिए, प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। बैठ जाइए। मुझे ये जानना है, उन लोगों के मैं हाथ खड़े देखना चाहता हूं जिनकी लाइफ में सच में प्रॉब्लम कोई नहीं है। रेज योर हैंड्स, जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4। ओके, हैंड्स डाउन। लाइफ में प्रॉब्लम्स इन 4 लोगों के साथ साथ एक और बंदे की लाइफ में नहीं है, मेरी लाइफ। 5 हो गए। अब आप कहोगे कि मैं यहां पर खड़ा होके इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे रहा हूं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। गुरु नानक देव जी, भगवान राम, श्री कृष्ण, क्राइस्ट, सभी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर मैं कैसे कह सकता हूं प्रॉब्लम नहीं है। मैंने गूगल में प्रॉब्लम लिखा, जैसे ही उसको क्लिक किया वहां लिखा आया, प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन विच डजंट हैव एनी सोल्यूशन। बहुत ध्यान से सुनना, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। छोटा मुंह बड़ी बात। प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन विच डजंट हैव एनी सोल्यूशन। पर मैंने देखा कि मेरी लाइफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके तो सोल्यूशन है। पैसा कम है, सोल्यूशन है क्या? रिलेशनशिप खराब है, सोल्यूशन है क्या? एडमिशन नहीं मिल रही, सोल्यूशन है क्या? बीमारी है, सोल्यूशन है क्या? अगर हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है तो उसका नाम प्रॉब्लम क्यों है? मैंने दोबारा गूगल किया, वहां लिखा ए क्वेश्चन विच हैज अ डेफिनेट आंसर, अ डेफिनेट सोल्यूशन। जैसे ही मैंने लिखा द क्वेश्चन विच हैज अ डेफिनेट सॉल्यूशन, वहां लिखा आ गया पजल। मैंने उसी समय अपनी डिक्शनरी में से प्रॉब्लम के वर्ड को काट के पजल लिख दिया। मेरी डिक्शनरी में पजल्स डबल हो गई, प्रॉब्लम एक भी नहीं रही। कभी मौका मिले, जिंदगी में 3-4 घंटे चाहिए मुझे अपनी पास्ट सुनाने के लिए। अगर मैं अपनी लाइफ की पजल्स सुना दूं तो मेरा चैलेंज है, चैलेंज सुन नहीं पाओगे। और अगर सुन लिया तो मुझे सुनने के बाद कह देना, टीएस मदान, जितनी पजल्स तेरी लाइफ में हैं इतनी ही पजल्स एक और बंदे की लाइफ में हैं और वो जिंदा है। एक बंदा दिखा देना, इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा, वादा करता हूं आपके साथ। अब क्या करूं? अगर रोना शुरू कर दूंगा कोई मेरे साथ नहीं रोएगा, अगर हंसता हूं तो पूरी दुनिया मेरे साथ हंसती है, इसलिए मैंने हंसना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि पजल मिलती क्यों है, क्यों देता है ऊपर वाला पजल? मेरे मुताबिक पजल उस समय मिलती है
जब हम भगवान से, उस ऊपर वाले से, उस खुदा से ब्लेसिंग्स मांगते हैं, जब हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं तो वो पजल दे देता है। एग्जाम्पल, मैंने कहा है खुदा मुझे स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, अब उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वहां से चल के आए और मुझे एक इंजेक्शन दे और मेरी बॉडी स्ट्रांग हो जाए। उसके पास एक ही रास्ता है, वो मेरी कॉलोनी में एक दुश्मन पैदा कर देता है। मैं जानता हूं पिट जाऊंगा, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है वो। मैं तैयार करता हूं अपनी बॉडी को। मैंने मांगी थी स्ट्रांग बॉडी, मुझे मिली स्ट्रांग बॉडी। रास्ता क्या था? वो दुश्मन, वो पजल, वही गोल्ड, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो 30,000 रुपए में मिल जाता है, उसे ज्वेलर 40,000 में, 40,000 में, 50,000 में बेच देता है। कैसे? कैन यू टेल मी? उस 30,000 रुपए वाले सोने को 40,000 में कैसे बेच देता है? ज्वेलरी बना के। कैसे बनाता है ज्वेलरी? क्या करता है? गोल्ड को पिघलाता है, मेल्ट करता है, आग में डालता है, उसके बाद हिट्स, चोटें। जितनी ज्यादा आग उतनी महंगी ज्वेलरी, जितनी ज्यादा चोटें उतनी महंगी ज्वेलरी। एक छोटी सी एनालॉजी और लेते हैं। मैं मंदिर में गया, वहां पर मैंने भगवान के आगे माथा टेका, जूता अपना बाहर निकाल के आया था, प्रसाद लिया, दीवार पर हाथ साफ कर लिए, बाहर आके सोचा कि जहां मैंने जूता निकाला था वो तो पत्थर था, जहां मैंने हाथ साफ किए थे वो भी तो पत्थर था, और जिसके आगे मैंने सिर झुकाया था वो भी तो पत्थर ही था। तो फर्क कहां था? फर्क था जिस पत्थर ने किसी मूर्तिकार की, किसी स्कल्पचर की हथौड़ों की चोटें सही हैं, केवल उसे ही भगवान के रूप में पूजा जा सकता है। अगर एक पत्थर चोटें खाने के बाद भगवान बन सकता है, अरे हम तो इंसान हैं। अगर चोटें मिल रही हैं, अगर परेशान हो, अगर पजल्स हैं, अगर घर में दिक्कतें हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। जितनी बार आप पजल्स को सॉल्व करोगे, उतनी बार आपकी स्किल इंप्रूव हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपकी टैलेंट इंप्रूव हो जाता है, आपका इंफॉर्मेशन लेवल, आपका नॉलेज, सब कुछ हायर लेवल पे चला जाता है। तो पजल्स तो फायदा देती हैं, नुकसान करती हैं? फायदा देती हैं। तो उन्हीं पजल्स को हम ऑब्स्टेकल बना के अपनी परफॉर्मेंस को खराब कर रहे हैं, अपने आने वाले फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। यहां पर आपकी कंपनी ने एक राइट वर्ड दे दिया है। मैं पजल को अगर इसका दूसरा नाम रखूं तो शायद चैलेंज ही है। चैलेंज रहेंगे। कभी नहीं होगा कि सारी की सारी ट्रैफिक लाइट्स आपको ग्रीन ही मिले, नेवर, कभी नहीं होने वाला है। कभी नहीं होगा कि आपकी मर्जी से बरसात हो, कभी नहीं होगा कि गवर्नमेंट आपकी मर्जी से चले, कभी नहीं होगा। 40 इयर्स से मैं देख रहा हूं लोगों को। आई बिलोंग टू इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली। मैं गया नहीं पापा के बिजनेस में। मेरे फादर, मेरे चाचा लोग सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्लोराइड्स स्पेशलिस्ट हैं हम लोग। 60% मार्केट शेयर हमारे पास है। मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। मैं जब बोलने के पैसे मिलते हैं तो काम क्यों करूं? लेकिन लाइफ कोच हूं। कोच वही बन सकता है जो कभी प्लेयर रहा हो। पहले अपनी पजल्स को सॉल्व किया है, पहले खुद बेचा है, पहले खुद बोलना सीखा है, तब जाके कोचिंग शुरू की है।
पजल्स रहेंगी। 40 साल से देख रहा हूं, अपने फैमिली बिजनेस में देखता हूं, जो लोग 40 साल पहले कहते थे रिसेशन है, वो आज भी कह रहे हैं रिसेशन है। जो लोग 40 साल पहले कह रहे थे कि यार लाइफ में मजा आ रहा है यार, वो उनको आज भी मजा आ रहा है। दुकान, एक अच्छी दुकान चल रही होती है, सामने एक फ्लाईओवर बन जाता है, अ चैलेंज, अ पजल। एक दुकान अच्छी चल रही होती है, ट्रैफिक का फ्लो बदल देती है गवर्नमेंट, यहां पर वन वे हो जाएगा जी, इस तरफ पार्किंग अलाउड ही नहीं है। अचानक आपकी दुकान के पास एक बहुत बड़ा रिटेल का शोरूम खुल जाता है। दिस डजंट मीन कि दिस इज एंड ऑफ द लाइफ। जितने मोबाइल फोन पिछले साल बिके थे, उससे 10 गुना ज्यादा मोबाइल फोन इस साल बिके हैं, लेकिन सभी मोबाइल फोन के रिटेलर्स आज परेशान हैं कि मोबाइल फोन नहीं बिक रहे, क्योंकि पजल आई है। जो अक्लमंद था उसने अपना मोबाइल फोन बेचने का तरीका बदल लिया। अपनी बात कह पा रहा हूं, सेल्स रही, वहां पर कंजम्पशन रही, जो आपकी प्रोडक्ट्स लोगों ने लेनी है वो लेनी है। आप नहीं बेचोगे, कोई और बेचेगा। मानते इस बात को? अगर आप नहीं बेचोगे तो आप ही की कंपनी का दूसरा बंदा बेच देगा, नहीं तो वो बाहर का बंदा बेच देगा, किसी और कंपनी का बिक जाएगा। माल तो बिकेगा, कंज्यूम तो होंगी, डॉक्टर्स बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं बेचा तो कोई और बेचेगा। तो चैलेंज तो रहेंगे, समस्याएं तो रहेंगी, पजल्स तो रहेंगी। आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा, 10 दिन नहीं तो 20 दिन, क्योंकि हर पजल के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छिपी रहती है। हर पजल के पीछे एक अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर एवरी फ्लड देयर इज प्रॉस्पेरिटी। मुंबई में बरसात हुई थी 2 साल पहले, पूरा मीडिया नेगेटिव लिख रहा था, बोल रहा था इतने घर गिर गए, इतनी पानी इकट्ठा हो गया, इतने स्कूटर खराब हो गए, इतनी कारें खराब हो गई। जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ मुझे सिंपैथी है, लेकिन ऊपर वाले ने पूरी लाइफ, पूरी दुनिया चलानी है। अगर वो बरसात ना होती, कितने स्कूटर्स के मैकेनिक भूखे मर जाते, कितने मजदूर घर बनाने वाले भूखे मर जाते, बीमारियां ना फैलती, डॉक्टर्स भूखे मर जाते, केमिस्ट शॉप्स बंद हो जाती, फार्मा कंपनीज के लिए दिक्कत आ जाती। हर पजल के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छिपी है। जरूरी नहीं आप ही के लिए हो, किसी और के लिए हो सकती है। बरसात आई, आपकी दवाई बिकी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी का छाता बिका, जिसका छाता बिका वो इन्वर्टर खरीदने चला गया, जिसने इन्वर्टर खरीदा उसने घर बना लिया, जिसने घर बनाया उसने कैमरा ले लिया, पूरा साइकिल चलना शुरू हो गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पजल्स रहेंगी, इसको गारंटेड ले लीजिए। इंस्टेड कि पजल से परेशान होना, पजल्स को सॉल्व करो। जितनी बार मेरी लाइफ में पजल आई है, मैंने आपको बोला है कि मैं अपनी एग्जांपल दे दी है, मैंने ऑडियंस पूरी एग्नी भरी पड़ी है लाइफ में। जितनी बार पजल आई उतनी बार मैंने अपने प्रोफेशनल फीस को डबल कर लिया। क्यों? लोग मेरे कजिन्स नहीं हैं, सभी लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं देखने के लिए, दे आर नॉट माई कजिन्स। मैंने पजल्स को सॉल्व किया है, तो लोग जानते हैं इस बंदे ने पजल सॉल्व किया है। आपकी कंपनी के लिए एक बहुत थैंकफुल है, मेरे तरफ से थैंकफुल हूं, माई ग्रेटिट्यूड्स। मेरी जो फर्स्ट किताब निकली थी दुनिया में आज से 10-12 साल पहले, असफलता का त्याग, पहला पैराग्राफ मैंने आपको सुना दिया है। इट्स अराउंड 64 पेजेस बुक, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स किताब है, 64 पेजेस बुक। मैं उसके बाद 850 वीडियोस बना चुका हूं ट्रेनिंग की। ऐसी किताब मैं नहीं लिख पाया हूं जो मैंने लिख दी है। और आपकी कंपनी के बहुत बहुत मुबारक है आपको, और मैं धन्यवाद देता हूं कि 10,000 किताबें आपकी कंपनी ने मेरे से वो खरीदी हैं फ्री बांटने के लिए, 10,000 बुक्स। मैं किताबें बेचता नहीं हूं, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से बेचता नहीं हूं।
आप कहोगे फीस किससे लेते हो? फीस कोई और देता है मुझे, स्पॉन्सर्स देते हैं, एम्प्लॉयर देते हैं, पेरेंट्स देते हैं। जिसको मैं ज्ञान देता हूं उससे पैसे नहीं लेता हूं। किताब मेरी बिकी है, लेकिन जिसको मिलेगी उसको फ्री मिलेगी, वो पैसे नहीं खर्चेगा। लाइफ कोचिंग फॉर ऑल, फ्री लाइफ कोचिंग फॉर ऑल, दिस इज माई मिशन। मेरी पूरी फैमिली इसमें है, मैं, माई वाइफ पिंकी, माई एल्डर सन, माई एल्डर डॉटर इन लॉ, माई यंगर सन, माई यंगर डॉटर इन लॉ। हम 6 के 6 लोग इसी प्रोफेशन में है। हर कोई स्पीकर है, लिसनर कोई भी नहीं है। इसीलिए बाहर मौका ढूंढ लेते हैं कि बाहर लोग मिल जाएं हमें सुनने वाले। सेलिंग इज एन आर्ट, इट इज नॉट एट ऑल अ साइंस। सेलिंग इज एन आर्ट, इट इज नॉट ए साइंस। ये कैलकुलेशंस का काम नहीं है, ये एटीट्यूड का, ये दिल का काम है, ये कमिटमेंट का काम है, ये जुनून का काम है, ये प्यार का काम है, ये पैशन है, ये शौक है, ये इंटरेस्ट है। ये साइंस नहीं, इसमें फॉर्मूले नहीं लगते हैं। इट इज एन इन्वेस्टमेंट। जो बंदा इंश्योरेंस प्लान्स को नहीं जानता वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। आपके पास तो वो प्रोडक्ट्स हैं जो दिखाई देती हैं, मेरे पास तो वो प्रोडक्ट थी जो दिखाई नहीं देती, इनटेंजिबल। आपके पास तो वो प्रोडक्ट है जो किसी के काम आती है। जो भी टारगेट्स सर यहां पर आपने दिए हैं, मुझे नहीं पता आपकी स्टेशनरी खराब होगी, मुझे नहीं पता आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस खराब होगी, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है तो उस टारगेट्स को कहीं बढ़ा दीजिएगा। हर पार्टिसिपेंट, हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, अगर उसके टारगेट अचीव होते हैं तो कहीं ना कहीं से वो विनर है। केवल एक ही हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एप्रिसिएशन की। एंड एप्रिसिएशन के अलावा भी तो बहुत कुछ है। कई बार मैंने देखा है कि लोग अगर बिजनेस में फेल हो जाते हैं, अगर जॉब में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो लाइफ की, पर्सनल लाइफ में भी डिप्रेस हो जाते हैं। रीजन क्योंकि आपकी जो महक है, जो आपकी खुशबू है, वो जो फ्लेवर है, वो इधर उधर जाती है। छोटी सी एग्जांपल, कि मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, वहां पर भी ये फ्लेवर जाती है कि बंदा अपनी कंपनी में बहुत बड़ा परफॉर्मर है। तो मत सोचिए कि शाबाश सिर्फ आपकी मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है, मत सोचिए कि केवल आपके सीनियर से आ रही है। ये शाबाश पता नहीं कहां कहां से आ रही है। आपके घर में दूध बेचने वाला जो बंदा है, वो भी पड़ोसी के घर में जाके बात करता है कि साहब जो साथ वाले हैं ना, उनको भी कंपनी से बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिला है, वो मैंने देखा है। आपकी ये शाबाश कहां तक फैलती है? सो केवल पैसा, केवल सैलरी, केवल इंसेंटिव, केवल सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसमें बहुत कुछ और है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। 10-30 सेकंड और लेता हूं आपके। कोई हेल्प चाहिए मुझे किसी की? इनकी याद आ रही है मुझे, कहती थी चश्मा लगा के ना बोलना, और मैंने चश्मा लगा के नहीं बोला है। आपने देखा किसी ने चश्मा? कहती थी चश्मा लगा के बोलते हो तो आप अच्छे नहीं लगते हो, अगर स्पेक्टेकल्स निकाल देते हो तो सुंदर दिखाई देते हो। मैंने घर से चलने के समय स्पेक्टेकल्स निकाल दी, उससे मैं सुंदर दिखाई देने लगा। और मजे की बात है कि जैसे ही स्पेक्टेकल्स निकाली, वो भी मुझे सुंदर दिखाई देने लगे। सबको अपने अपनी याद आ गई। एक लास्ट जो 30 सेकंड 20 सेकंड मैंने क्या करना है, मेरे हाथ में जो फोन है, हाँ iPhone 7 है, बताना बनता है मेरा। जैसे मैं ऐसे करता हूं तो स्माइल शुरू हो जाती है। मैंने 3, 4, 5 ये वीडियो कैमरास लगा दिए आज, और आपकी जानकारी के लिए कोई भी नहीं चल रहा, सारे डमी हैं, क्योंकि सभी लोग मुस्कुरा रहे थे ये सोच के कि हमारी वीडियो बन गई है।
माई क्वेश्चन इज, कैमरे को देख के लोग क्यों मुस्कुराते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन। कैमरे को देख के लोग क्यों मुस्कुराते हैं? खुद ही बोल लेता हूं, नहीं बचाता हूं। क्योंकि उनको पता है कि दोबारा जब उस फोटोग्राफ को देखा जाए एक प्लीजिंग फेस दिखाई दे। ऐसा ही है? आहो, तो आवाज कम क्यों हो गई? मेरी आवाज कम नहीं हुई, आपकी तो कम हो गई। प्लीजिंग फेस दोबारा दिखाई दे, जब वो रिप्ले करे उस वीडियो को तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे। तो हर कोई हर समय तो कैमरा लेके घूम नहीं रहा। आपने बाजार में किसी को देखा तो आप इमीडिएटली कैमरा लेके तो उसकी फोटो खींचते नहीं, लेकिन घर आके आपको याद रहता है कि वो बंदा कैसा था, याद रहता है। अगर उसने नाक में उंगली डाली हो तो आपको सीन सारी उम्र याद रहता है। सीरियस बात थी वो। सुमित था आपका, सुमित जी हर हंसी वाली बात को बाद में कहते सीरियस थी, तो सीरियस बात थी। तो अगर आपके पास कैमरा भी नहीं होता फिर भी आप दोबारा फोटो देख लेते हो, वो कैसे? अपनी आंखों से शूट करते हो। तो हर कोई अपनी आंखों से, हर किसी की आंखों में वीडियो कैमरा लगा है जो हर किसी को शूट कर रहा है और रीप्ले करके देखता है। मैसेज क्या है? मैसेज है द होल वर्ल्ड इज ए कैमरा, कीप स्माइलिंग। द होल वर्ल्ड इज ए कैमरा। पूरी दुनिया जितनी आपको देख रही है सबके आंखों में कैमरे लगे हुए हैं, तो हर समय मुस्कुराते रहिए। डोंट वेट फॉर दिस फिजिकल कैमरा। तो अभी आपने सेलिब्रेट करना है और मैंने यहां पर आपकी एक फोटो लेनी है। ये लाइट्स और हो सकती है तेज हॉल की, इतनी रहेंगी, अगर जल्दी से हो सकती है तो। मेरे पास 20 सेकेंड है सिर्फ। और एक बंदा भी बीच में हुआ जो स्माइल ना करता हुआ, जिसको मैंने देखा वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, तो कसम से प्रेसिडेंट साहब से उसका नाम पूछ लूंगा। और आपको भी कसम है कि आपको 10,000 रुपया मुझे कैश भेजना पड़ेगा। कसम का मामला है। क्विकली विद इन 10 सेकेंड्स। आप इधर आ जाओ, फोटोग्राफर खींच देगा आपके साथ हमारी फोटो। नहीं जी, मुझे चाहिए पहले, उसके बाद मैं करता हूँ। आपको मेल भी करते हैं, टेक्नोलॉजी वापस कर दूंगा भाई। अरे सेलिब्रेट करना है यार, सेलिब्रेट। हे 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 रोजे। सेलिब्रेट यार, सेलिब्रेट करो लास्ट में। जिसने सेलिब्रेट कर लिया उसकी असफलता का त्याग हो गया। जिसने सेलिब्रेट कर लिया उसकी वो सो कॉल्ड गरीबी का त्याग हो गया। जिसने सेलिब्रेट कर लिया उसको आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ इनकम टैक्स लगेगा। जिसको पहले से लग रहा है उसका डबल हो जाएगा, और कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स अगले साल डबल हो जाएगा। ये मेरे आशीर्वाद है। सेलिब्रेट। हे 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 हे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। धन कमाने का सबसे गहरा रहस्य यह है कि तुम धन को लक्ष्य मत बनाओ। जिसने धन को लक्ष्य बनाया उसने जीवन को खो दिया, और जिसने जीवन को लक्ष्य बनाया उसके पीछे धन छाया की तरह चलने लगता है। धन कभी आगे नहीं चलता, वो हमेशा पीछे चलता है। इस तथ्य को समझने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया उल्टा सिखाती है। दुनिया कहती है पहले धन फिर जीवन, मैं कहता हूं पहले जीवन फिर धन। और यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह शुद्ध गणित है। जहां जीवन खिलता है वहां मूल्य पैदा होता है, जहां मूल्य पैदा होता है वहां धन अपने आप आता है। मनुष्य गरीब इसलिए नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, मनुष्य गरीब इसलिए है कि उसके भीतर आनंद नहीं है। आनंदहीन व्यक्ति जो भी करता है उसमें स्वाद नहीं होता, और जहां स्वाद नहीं वहां मूल्य नहीं, और जहां मूल्य नहीं वहां धन कैसे आएगा? धन केवल उस चीज के पास आता है जिसमें रस है, जिसमें प्राण है, जिसमें सृजन है, जिसमें नयापन है,
जो व्यक्ति थका हुआ है, जीवन से उकता हुआ है, बस रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है, वह चाहे दिन रात परिश्रम करे, धन उसके हाथ से फिसलता रहेगा। ध्यान रखो, परिश्रम और सृजन में अंतर है। परिश्रम बोझ है, सृजन उत्सव है। परिश्रम से केवल थकान आती है, सृजन से ऊर्जा पैदा होती है, और ऊर्जा ही असली मुद्रा है। जिसके पास ऊर्जा है उसके पास सब कुछ आने लगता है, जिसके पास ऊर्जा नहीं उसके पास जो है वह भी चला जाता है। दूसरा गुप्त राज ये है कि जो काम तुम कर रहे हो उसे पूजा बना दो। और पूजा का अर्थ ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ जाओ। पूजा का अर्थ है पूर्णता। जब तुम कुछ करो तो पूरे हो जाओ उसमें। आधा मन कहीं और, आधा हाथ कहीं और, ऐसा मत करो। जब तुम चाय बनाओ तो पूरी आत्मा से बनाओ। जब तुम बात करो तो पूरी उपस्थिति से करो। जब तुम कोई वस्तु बनाओ तो उसमें अपनी श्वास भर दो। लोग कहते हैं ये तो साधारण बातें हैं, पर मैं कहता हूं धन का जन्म इन्हीं साधारण बातों से होता है। दुनिया में जितने बड़े धनवान हुए हैं वे कोई बहुत चालाक लोग नहीं थे, वे गहरे लोग थे, वे अपने काम में डूबे हुए लोग थे। उन्हें धन की चिंता नहीं थी, उन्हें अपने काम की चिंता थी। और काम जब सुंदर हो जाता है तो धन सुंदरता की ओर खींचा चला आता है। तीसरा रहस्य है समय के साथ सही संबंध। जो व्यक्ति समय को मारता है, समय उसे मार देता है। जो व्यक्ति समय के साथ नृत्य करता है, समय उसे उठाता है। धन समय का फल है। आज बोया गया बीज कल फल देता है। जो अधीर है वह बीज खोद कर देखता रहता है कि अंकुर निकला आता है नहीं, और इस खोदने में बीज मर जाता है। धैर्य सीखो, पर धैर्य आलस्य नहीं है, धैर्य सजग प्रतीक्षा है। बीज बोने के बाद किसान सोता नहीं, वह पानी देता है, वह घास निकालता है, वह आकाश की ओर देखता है, पर वह बीज को उखाड़ता नहीं। चौथा रहस्य है देने की कला। जो केवल लेना जानता है वह कभी समृद्ध नहीं होता। यह बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि मन कहता है जमा करो, पर जीवन कहता है बांटो। जो बांटता है वही भरता है। झील सड़ जाती है, नदी बहती है, इसलिए जीवित रहती है। यदि तुम धन को झील की तरह रोकोगे तो वह बदबू देगा। यदि तुम उसे नदी की तरह बहने दोगे तो वह निर्मल रहेगा और बढ़ेगा। दान का अर्थ ये नहीं कि तुम सब कुछ लुटा दो। दान का अर्थ है प्रवाह में विश्वास। पांचवा और बहुत सूक्ष्म रहस्य है, स्वयं को बेचना मत। कौशल बेचो, समय बेचो, पर आत्मा मत बेचो। जो व्यक्ति आत्मा बेच देता है वो भीतर से टूट जाता है, और टूटा हुआ व्यक्ति कितना भी धन कमा ले भीतर खाली रहता है, और यह खालीपन धीरे धीरे उसके कर्म की गुणवत्ता को खा जाता है। फिर धन रुक जाता है। याद रखो, धन तुम्हारे चरित्र का परिणाम है। तुम जैसे हो वैसा ही धन तुम्हारे पास आता है। यदि तुम अस्तव्यस्त हो तो धन भी टिकेगा नहीं। यदि तुम सजग हो तो धन भी व्यवस्थित होगा। यदि तुम ईमानदार हो तो धन शांत होगा। यदि तुम लोभी हो तो धन अशांत होगा। इसलिए पहला काम धन कमाना नहीं है, पहला काम स्वयं को रूपांतरित करना है। जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह नियम है। धन बाहर से नहीं आता, धन भीतर से जन्म लेता है। बाहर जो दिखाई देता है वो केवल भीतर की अवस्था का विस्तार है। जिस व्यक्ति के भीतर कमी की भावना है वह चाहे कितना ही कमा ले, उसे हमेशा लगेगा कि कुछ छूट रहा है। और जिसे भीतर पूर्णता का स्वाद लग गया, उसके पास जो भी आता है वह पर्याप्त लगता है। कमी की भावना ही दरिद्रता है, और पूर्णता की अनुभूति ही समृद्धि है। मनुष्य सोचता है कि पहले धन आ जाए फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा।
पर यह कभी नहीं होता। जो आज निश्चिंत नहीं है वह कल भी निश्चिंत नहीं होगा, क्योंकि निश्चिंतता कोई भविष्य की घटना नहीं है। निश्चिंतता अभी की कला है। जो अभी श्वास लेते समय भी घबराया हुआ है वह तिजोरी भर जाने पर भी घबराया रहेगा, और जो अभी खाली हाथ भी मुस्कुरा सकता है वही सच में धन को आमंत्रित करता है। दुनिया में धन डर के रास्ते नहीं आता। डर सिकोड़ता है, धन विस्तार चाहता है। डर में व्यक्ति छोटा सोचता है, वह बचाने में लगा रहता है, वह जोखिम से भागता है, और जीवन बिना जोखिम के आगे नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति जीवन पर भरोसा करता है वही साहस करता है, और साहस के बिना कोई नया द्वार नहीं खुलता। यहाँ एक और सूक्ष्म रहस्य है। धन हमेशा समाधान के पीछे चलता है, समस्या के पीछे नहीं। जो व्यक्ति समस्याओं पर रोता रहता है वह ग्राहकों को थका देता है। जो व्यक्ति समाधान बन जाता है वही मूल्य बन जाता है, और मूल्य के पीछे धन दौड़ता है। यदि तुम चाहते हो कि धन आए तो ये मत पूछो कि मुझे क्या मिलेगा, ये पूछो कि मैं क्या दे सकता हूं। दुनिया पहले से समस्याओं से भरी है, उसे और शिकायतें नहीं चाहिए, उसे स्पष्टता चाहिए, उसे राहत चाहिए, उसे सुविधा चाहिए, उसे सौंदर्य चाहिए। आइए, जो इन बातों को समझ लेता है वही धन के रहस्य को समझ लेता है। लोग कहते हैं प्रतिस्पर्धा बहुत है। मैं कहता हूं प्रतिस्पर्धा भ्रम है, क्योंकि हर व्यक्ति अद्वितीय है, तुम्हारी तरह कोई नहीं है। पर तुम दूसरों की नकल करते रहते हो, इसीलिए भीड़ में खो जाते हो। जिस दिन तुमने अपनी मौलिकता को स्वीकार कर लिया उसी दिन भीड़ से बाहर आ गए, और जो भीड़ से बाहर होता है वही दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है वही फल पाता है। मौलिकता साहस मांगती है, नकल सुरक्षित लगती है, पर सुरक्षित रास्ते पर केवल भीड़ चलती है। भीड़ से धन नहीं मिलता, धन व्यक्ति को मिलता है, और व्यक्ति वही है जो स्वयं होने का साहस रखता है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, पर तुम किसी और जैसे बनने की कोशिश में अपनी शक्ति गंवा देते हो। एक और रहस्य है ध्यान और कार्य का संतुलन। जो केवल कार्य में डूब जाता है वह मशीन बन जाता है, और जो केवल ध्यान में डूब जाता है वह संसार से कट जाता है। समृद्धि वहां जन्म लेती है जहां भीतर शांति हो और बाहर सक्रियता हो, भीतर मौन हो और बाहर गति हो। मौन से स्पष्टता आती है, और स्पष्टता से सही निर्णय, और सही निर्णय से धन। ध्यान कोई त्याग नहीं है, ध्यान समझ है। ध्यान से तुम देख पाते हो कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक। जो व्यक्ति अनावश्यक को काट देता है वही आवश्यक पर पूरी शक्ति लगा पाता है, और शक्ति जब बिखरी नहीं होती तो परिणाम गहरे होते हैं। एक और बात समझो, धन जल्दी नहीं आता, पर वह धीरे भी नहीं आता। वह सही समय पर आता है, और सही समय वही जानता है जो धैर्य और जागरूकता दोनों रखता है। अधीर व्यक्ति जल्दी चाहता है इसलिए गलत निर्णय लेता है। आलसी व्यक्ति देर करता है इसलिए अवसर चूक जाता है। मध्य मार्ग ही समृद्धि का मार्ग है। लोग पूछते हैं सफलता का संकेत क्या है। मैं कहता हूं आनंद। यदि तुम जो कर रहे हो उसमें आनंद नहीं है तो चाहे धन आ भी जाए वह टिकेगा नहीं, क्योंकि तुम स्वयं उसे बोझ समझोगे, और जो बोझ लगता है उसे मन छोड़ना चाहता है। आनंद में किया गया काम पूजा बन जाता है, और पूजा में जो मिलता है वह टिकता है। याद रखो, धन बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता के अनुसार बहता है। यदि चेतना ऊंची है तो धन भी ऊंचे रूप में आएगा, यदि चेतना नीची है तो धन भी संघर्ष के साथ आएगा, और संघर्ष के साथ आया धन संघर्ष के साथ ही चला जाता है। इसीलिए धन का असली रहस्य बैंक में नहीं है, वह तुम्हारी दृष्टि में है। जिस दिन दृष्टि साफ हो जाती है उसी दिन रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अब एक और बहुत गहरा रहस्य समझो, जिसे लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि यह अहंकार को चोट पहुंचाता है। धन कभी अकेले नहीं आता,
धन संबंधों के साथ आता है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वह जितना कमाता है उतना ही खो देता है, और जो व्यक्ति दूसरों को ध्यान में रखकर जीता है उसके जीवन में अवसर अपने आप बनने लगते हैं। यह कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, यह जीवन का स्वभाव है। जीवन अकेले नहीं चलता, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम जिस व्यक्ति से बात करते हो वह केवल ग्राहक नहीं है, वह एक चेतना है। यदि तुम उसे केवल साधन की तरह देखते हो तो वह भी तुम्हें केवल साधन की तरह देखेगा। और ऐसे संबंधों में भरोसा नहीं बनता, और अकेले जहां भरोसा नहीं वहां धन टिकता नहीं। विश्वास के बिना किया गया व्यापार सूखा कुआं है, पहले कुछ पानी देगा फिर खत्म हो जाएगा। संबंधों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। झूठ से तात्कालिक लाभ हो सकता है पर दीर्घकालीन हानि निश्चित है। झूठ भीतर भय पैदा करता है और भय रचनात्मकता को मार देता है। सत्य साहस देता है और साहस नए मार्ग खोलता है। जो व्यक्ति सत्य में जीता है उसे बार बार अपने शब्द याद नहीं रखने पड़ते, उसकी ऊर्जा बचती है और बची हुई ऊर्जा ही समृद्धि बनती है। एक और सूक्ष्म बात समझो, धन केवल बुद्धि से नहीं आता, धन संवेदना से भी आता है। जो व्यक्ति केवल हिसाब किताब जानता है वह सीमित रहता है, और जो व्यक्ति मनुष्य को पढ़ना जानता है वह आगे निकल जाता है। संवेदना से तुम समझ पाते हो कि सामने वाले को सच में क्या चाहिए, और जब तुम वही देते हो तो लेना देन नहीं रह जाता, वह मिलना बन जाता है। लोग कहते हैं बाजार बहुत कठोर है। मैं कहता हूं बाजार कठोर नहीं है, मनुष्य कठोर हो गया है। जब मनुष्य के भीतर करुणा मर जाती है तब उसका काम भी निर्जीव हो जाता है, और निर्जीव काम केवल संख्या पैदा करता है, समृद्धि नहीं। समृद्धि में आत्मा होती है और आत्मा करुणा से आती है। अब एक और गुप्त राज है, असफलता के साथ सही संबंध। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह सुरक्षित विकल्प चुनता है, और सुरक्षित विकल्प पर भीड़ होती है। भीड़ में पहचान नहीं बनती। असफलता शिक्षक है पर अहंकार उसे शत्रु बना लेता है। जो असफलता को सीख की तरह लेता है वो हर बार गहरा होता जाता है, और गहराई से ही मूल्य पैदा होता है। असफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, असफलता का अर्थ है कि तुम अभी सीख रहे हो। जो सीखना बंद कर देता है वो कमाना भी बंद कर देता है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, और जो बदलता नहीं वह पीछे छूट जाता है। पर परिवर्तन के लिए लचीलापन चाहिए, और लचीलापन विनम्रता से आता है। विनम्र व्यक्ति हमेशा शिष्य बना रहता है, और जो शिष्य बना रहता है उसके पास जीवन खुद शिक्षक बनकर आता है। अवसर उसी के पास आते हैं जो सीखने के लिए खुला होता है। जो पहले से भरा हुआ है उसके पास कुछ भी नया नहीं आता। भरा हुआ मन बंद ताला है, खुला मन खुला द्वार है। एक और रहस्य है, समय से आगे मत भागो। जो समय से आगे भागता है वह टूट जाता है, और जो समय से पीछे रहता है वह छूट जाता है। सजग व्यक्ति समय के साथ चलता है, वह अवसर को पहचानता है, और अवसर को पहचानने के लिए मौन चाहिए। शोर में अवसर की आहट नहीं सुनाई देती। दिन भर यदि तुम्हारा मन शोर से भरा है तो तुम सही संकेत नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए प्रतिदिन थोड़ी देर मौन में बैठो, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए नहीं, बस बैठो। इस बैठने से तुम्हारी दृष्टि साफ होगी, और साफ दृष्टि ही सही निर्णय की जननी है। निर्णय गलत हो जाए तो धन बह जाता है, निर्णय सही हो जाए तो छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम देता है। और सही निर्णय केवल उसी से होता है जो भीतर शांत है। अशांत मन हमेशा जल्दबाजी करता है। ऐसी खुशी आपको पैसे दें। हर कामयाब प्रोडक्ट के पीछे एक कामयाब मार्केटिंग होती है। अब जब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया है तो आपको अपने प्रोडक्ट थे, वही आज स्टार्टअप के कारण
बच्चे घर बैठे ही बुद्धिमान बन सकते हैं। इस स्टार्टअप को साल 2011 में बाइजू रविंद्रन ने शुरू किया था। वास्तव में स्टार्टअप करने की तरफ अपना पहला कदम रखेंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में हमेशा गिने जाने वाले इंसान बिल गेट्स कहते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी मर जाते हो तो इसमें पूरी गलती आपकी है। और अमेरिका के मशहूर लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, आप अपनी सोच के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हो, जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। अब हमारे माइंड में सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हम भी सफल हो जाए। इन सभी बातों पर कोई भी एक साधारण मनुष्य कभी विश्वास नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर किसी भी मिडिल क्लास आदमी के दिमाग में आएगा कि अगर सोचने से ही सफलता मिलती तो इस दुनिया के सभी लोग सफल क्यों नहीं है, सब लोग सोच सोच कर करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमा लेते। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि हम जो सोचे वे हमें मिल जाए? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस 98% लोग इसका सही तरीका नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये चीज़ें कैसे काम करती है। अगर सोचने से सफलता मिलती तो इस दुनिया के सभी लोग सफल क्यों नहीं हो जाते। आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हेल्प करेगी। जो हम सोचते हैं वो हमें मिल जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए। मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो देखा था। इसमें बताया गया था कि जो आप सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। और फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना एक बार इस ट्रिक का यूज़ किया जाए। मैंने उस दिन एक पेपर में लिखा कि मुझे 2 महीने में एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें 25,000 मंथली सैलरी हो। और यकीन मानिए, कुछ ही दिन बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे ठीक वैसी जॉब के बारे में जानकारी दी जैसी मैंने सोची थी। और उसमें मेरी सैलरी 26,000 मंथली थी। हालांकि वो जॉब बस 26,000 की थी, पर 20 ईयर की एज में 26,000 मंथली कमाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उस दिन मुझे यकीन हुआ कि वास्तव में ये चीज़ें काम तो करती है, लेकिन ये तभी काम करती है जब हम अपनी तरफ से 100% देते हैं। यदि मैंने उस जॉब के लिए ज़रूरी पढ़ाई नहीं की होती, मेरे पास कोई डिग्री नहीं होती, तो मैं सोचते सोचते अपनी उम्र निकाल देता, पर मुझे कभी भी वो जॉब नहीं मिलती। 98% लोग चीज़ों पर बिलीव नहीं करते क्योंकि इन चीज़ों में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सही तरीका नहीं जानते। क्या हो अगर आपको वो जादुई ट्रिक पता चल जाए जो इस दुनिया के 2% लोग ही जानते हैं। यह एक ऐसी ट्रिक है जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी अपने सपनों को पूरा करने में। आपने ये तो बहुत बार सुन रखा होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन सकते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसका सही तरीका नहीं जानते। एक साधारण इंसान कहीं से वीडियो देखता है और बस सोचने लगता है कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, मेरी जॉब लग जाएगी, और आखिर में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जो बुद्धिमान इंसान होता है वो बस अपनी सोच की ताकत से बहुत कुछ हासिल कर लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह कैसे सोचना है। आपको यदि बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या आपको कोई जॉब हासिल करनी है, या फिर कोई एग्जाम में टॉप करना है, आप उसके बारे में सोचिए। कल्पना करिए कि आप जो भी करना चाहते थे वो सब कुछ हो चुका है। सोचिए कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपने सोचा था। आप एक सफल इंसान हैं। और फिर आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने ऐसे कौन से कदम उठाए होंगे, आपने कैसे पढ़ाई करी होगी, आपने क्या काम किया होगा जिसकी वजह से आप आज इस पोजीशन पे पहुंच चुके हो। और ऐसा करने पर आपका दिमाग आपके हर सवाल का जवाब देगा। आपका माइंड आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपका सपना पूरा होगा। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी मंजिल तक जाने के लिए आपको सफर खुद ही तय करना होगा। बहुत सारी मेहनत करनी होगी। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान की मेहनत में और एक कामयाब इंसान की मेहनत में। साधारण इंसान कोई भी रास्ता ना मिलने की वजह से वो चारों तरफ भटकता रहता है, अलग अलग चीजें ट्राई करता है और अपना टाइम गंवा देता है। लेकिन एक कामयाब इंसान सही दिशा में मेहनत करता है और कम एज में वो सब कुछ हासिल कर लेता है जो वो चाहता है। मैं यही दुआ करता हूँ कि आपको सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हो, आपका हर एक सपना पूरा हो जाए। आज की इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।